इनफैक्ट अंबेडकर जब उन्होंने एक कॉलेज स्टार्ट किया था सिद्धार्थ कॉलेज बॉम्बे में, तो उन्होंने स्पेसिफिकली वहां स्टूडेंट पार्लियामेंट की एक प्रोविजन रखी थी, और उस स्टूडेंट पार्लियामेंट का एक ही वहां पे मकसद था कि वहां जो भी हमारे स्टूडेंट आए वो एक अच्छे तरीके से ट्रेन हो। और वो बोलते भी थे कि ये जो स्कूल होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वो एक कारखाने होते हैं अच्छे नागरिक तैयार करने। लाइट्स कैमरा आज़ादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ विजुअलाइजिंग कास्ट सीरीज। मैं उम्मीद करता हूँ दिस सीरीज इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ एंड योर पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस। अ क्विक रिकैप, हमने पहला एपिसोड डॉक्टर शिवानी कपूर के साथ करा, वेयर वी अंडरस्टूड द ओरिजिन्स ऑफ कास्ट। सेकेंड एपिसोड में हमने 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर ज्योतिराव फूले की बात करी विद तेजस हरड। एंड फ्रॉम द थर्ड एपिसोड वी स्टार्टेड टॉकिंग कि कास्ट ऑपरेट कैसे करती है इन मॉडर्न इंडिया, स्पेशली इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। We discussed the same with Nikita and Disha. So think of it, this series like a crash course in caste. If you have not checked out these episodes, I highly recommend you go and check it out. And now coming to the 4th episode. ये बड़ा मज़ेदार एपिसोड है, इसलिए भी क्योंकि जब मैंने डॉक्टर सुमित मस्कर को अप्रोच करा तो बहुत बेसिक आइडिया से अप्रोच करा था कि जी लेट्स टॉक अबाउट कि कास्ट यूनिवर्सिटी स्पेस में कैसे काम करती है और ST/SC स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। Dr. Sumit, through his depth, said कि वंदित, let's rather talk about the politics of university, कि वहाँ पे क्या हिसाब किताब चलता है, इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। आई एम ग्लैड आई टुक दैट एडवाइस और हमने रिकॉर्ड करा अगस्त के लास्ट वीक में। दिस वॉज द लास्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द सीजन। दिस इज़ अ वेरी फन एपिसोड, नो? यू विल लव दिस इफ़ यू आर अ पॉलिटिक्स बफ लाइक मी। इस एपिसोड की खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के लेंस से हमने कास्ट, नेशनल पॉलिटिक्स, रीसेंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स अक्रॉस ट्रेडिशनल पार्टी लाइन्स हमने सबको जज करा। दिस एपिसोड विल रिवील सो मच टू यू अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स दैट यू विल थरोली एंजॉय एंड विल ऑल्सो लीव यू विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट अवर पॉलिटिकल सिस्टम टुवर्ड्स द एंड। मेरी तरह आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। एंटर दिस एपिसोड लाइक अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गो एंड मीट डॉक्टर मस्कर, बट बिफोर दैट लेट अस टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। This episode is brought to you by Miva Naturals. Miva is a homemade brand dedicated to your personal care experience. Miva make products with dedication, love and with a touch of nature. They don't use any chemicals or harmful substances in their products to ensure you get the best feeling which is long lasting. Miva makes products which are colorful and are fun to use, and it aims to be your best experience in the whole day. If you'd like to order your first Miva product, please go to miva.co.in and insert the code AZADI during checkout and get instant 20% off. So, what are you waiting for? So, 3, 2, 1. Dr. Sumit Maskar, welcome to Lights Camera Azadi. थैंक यू, थैंक्स वंदित। ये एपिसोड स्पेशल इसलिए सुमित क्योंकि ये साल की और इस सीजन की आखिरी रिकॉर्डिंग है। ओके, वाओ, तो ओके। यस, दिस इसके बाद सीजन इज ऑल कंप्लीटेड। इसके बाद एक एपिसोड और है, वो मैंने आज सुबह रिकॉर्ड करा था। And then the season is done, and we'll be back again in 2021. So I am also a little excited because ये काफी exciting run up रहा मेरे लिए from Feb till August. तो your episode will be 29th episode. ओके। Yep. So Sumit, थोड़ा सा आपके बारे में, if you could just tell what you do, where you come from, and how did you reach where you are today? I'm an associate professor at the Jindal School of Government and Public Policy, which is located in Sonipat, Haryana. And before coming to Jindal as a faculty here in the Public Policy School, I was based in Germany doing postdoctoral research for a couple of years. And before that, I was in Oxford University to finish my doctorate. And then before that, I was in JNU for 4 years to do MA and MPhil in political science. And then before that, I was in Mumbai.
to do my bachelor. So I originally come from Mumbai, and I have studied till my bachelor's in arts in history and political science. And yeah, so this is has been the brief in terms of my journey. But if you'd like to more, obviously, please. हाँ, इसमें आप थोड़ा-सा वो लाइट थ्रो करेंगे आपका जो मेजर वर्क है व्हिच इज़ अराउंड द लेबर लॉज़ और द स्टेट ऑफ लेबर, उसमें वुड लाइक टू नो मोर अ लिटिल बिट अबाउट बिफोर वी गेट इनटू आवर टॉपिक ऑफ द डे. Yeah, of course. I started my research originally in JNU on the Bombay textile mills. So it was about the labor movement. So I was more interested in the causes that led to the decline of labor movement in India. But my specific focus was on the textile mills in Bombay because they were a very important player historically in terms of leading labor agitations. And I continued that project even in Oxford. But in Oxford, then the specific project became about how did the ex-mill workers respond to joblessness. So I think most of people are aware, like Bombay, Calcutta, Ahmedabad, Kanpur. These were the original industrial cities. I mean, of course, there is also Bhilai Steel Plant and Jamshedpur and Rourkela. But these were the industrial centers, and they have closed down, particularly since the 1990s. All these industries have been shut down, and these were also the industrial centers for labor mobilization. I specifically focus on Bombay and to look at these particular workforce who have lost their jobs. A section of them have gone back to their villages, and there are certain questions about their employment prospects after the closure of textile mills, what kind of occupations they entered in, and did the social institutions such as caste, gender, religion, did that really had an impact on the new jobs they were looking for? Then I look at their otherwise political mobilization. So Bombay is very interesting in that sense, where the retrenched workforce have remobilized again on the housing question. And so I tracked that particular mobilization since 2008. And so I try to look at what kind of methods they use for the remobilization to pressurize the various political parties as well as the ruling government, and general to look also at those people who are in the villages and how they are coping with this particular situation. So these are broader areas as far as the textile story is concerned. But generally speaking, then broadly, of course, labor is my area of research. So I also look at labor history, going again back to late 19th century, early 20th century. Then rural urban migration. So my after my PhD, the next big project that I took on like 4 years ago is rural urban migration. So all those people from all over India, they come to Bombay city. So that is my next big project. And since now, this particular episode of Corona pandemic, that has brought this topic, the importance of Again, topic even more, upfront because of the whole return migration of these migrant laborers. So all these migrants who are walking back to villages has actually brought our attention to this otherwise very important topic. So this is broadly I look, and generally there are other labor issues I keep interest in. But so far these are the two big projects that I have been working on. वंडरफुल। मतलब मैं आपके साथ एक दो एपिसोड और करना चाहूँगा जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ लेबर हमारे देश में जो है, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ बनी हैं एंड हाउ दे कैन आल्सो इम्प्रूव। मतलब वो वन स्कूल ऑफ थॉट जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि लेबर कब तक लेबर रहेगा, कब वो वहाँ से वो निकल के एक व्हाइट कॉलर जॉब में ट्रांजिशन कैसे कर सकता है वो, या करना चाहता है वो या नहीं करना चाहता है वो। मतलब आई एम वेरी क्यूरियस ऑफ दीज क्वेश्चंस। No, we will. We should definitely, but just small clarificatory note here. Usually, when we think of labor, uh, our commonsensical understanding, forces us to look towards only the blue collar workers. जी, But जी। when we talk of labor as a issue, like the working conditions, the wages, the social security benefits, technically, it includes everyone. Of course, एवरीवन ये yeah, मैं yeah. क्यों Even those who are working in the corporate offices, they do not have that kind of security that people actually had 40 years ago.
So in that sense, it's actually a very important labor concern. Because people in corporate are also hired and fired at very short notices. There are no really social security benefits in that sense, except for a very tiny minority. But yeah, that's for some other day. I I just हाँ, wanted to किसी you और to दिन। yeah. बिल्कुल। सुमित, थोड़ा सा हिंदी में शिफ्ट करेंगे। Yeah, हाँ, बिल्कुल अ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो, क्योंकि मेरा तो बायस है देखो हिंदी को लेके, तो मुझे लगता है कि जो मजा हिंदी में बात करने में है वो अंग्रेज इंग्लिश में वो आता है, बट वो हिंदी की बात कुछ और ही रहती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदी में बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जब हम बात करते हैं, जो हमारा आज का विषय है, बड़ा ब्रॉड सा विषय है कि पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी स्पेस में कैसा दिखता है, कैसे ऑपरेट करता है, क्या-क्या उसके टेंशन पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं। हम्म, तो जब ये कोई एक ब्लैंकेट क्वेश्चन मैं अगर आप पे थ्रो करूँ कि हम्म, पॉलिटिक्स इन यूनिवर्सिटी, तो हम्म, आपकी इमेजिनेशन कैसी बनती है? लाइक व्हाट बिग पिक्चर दैट यू कैन मेक सेंस ऑफ इट? जैसे मेरे से अगर कोई पूछे, तो हम्म, मेरे पास इतना पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी पॉलिटिक्स थी नहीं। और मैंने सिर्फ पिक्चरों में मैंने देखा कि भाई वो कोई गैंग बनी हुई है, एक गैंग है, दो गैंग है पॉलिटिक्स में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और वो मतलब उसमें कुछ देयर आर ऑल्सो तो आइडियोलॉजिकल भी रहती है थोड़ी। मतलब एक हम्म, जो पिक्चरों में दिखाया है कि देखे, एक तो वो कंजर्वेटिव सी गैंग है कि भगवा पहनी हुई है, और एक मॉडर्न से लड़के हैं, उनकी एक गैंग है। फिर उसमें हम्म, कोई लड़की वड़की का चक्कर दिखाते, सो आई मीन इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड फॉर अ लॉट ऑफ अस, बट इट इज मच मोर, इट्स अ लॉट ऑफ डेप्थ इन दैट। एंड नॉट जस्ट डेप्थ, द पॉलिटिक्स इन यूनिवर्सिटीज आल्सो शेप द कहीं ना कहीं हमारे देश की पॉलिटिक्स को भी। तो जब हम हम्म। कहते हैं कि पॉलिटिक्स इन यूनिवर्सिटी, तो आपका क्या एकदम ख्याल आता है? देखो, मेरा थोड़ा एक अलग, जेएनयू में जो पढ़ लेता है स्टूडेंट इस देश का, उसका एक अलग व्यू बन जाता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर के। तो एक पर्टिकुलर, और जेएनयू उस मामले में काफी स्पेशल है, और इसीलिए वो हमेशा न्यूज में भी रहता है। तो उसका जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है पॉलिटिक्स करने का, वो एक लेवल पर पूरे देश का जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। तो हाँ, तो जिस तरीके से मतलब थोड़े एडजस्टमेंट की जाती है, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस किए जाते हैं, सारे जो पैरामीटर्स आपको देश के पॉलिटिक्स में मिलेंगे वही उनके कैंपस पे पॉलिटिक्स में ही मिलेंगे, एक्सेप्ट कि एक वायलेंस का पार्ट है, वो बहुत ही मिनिमल रहता है, एंड दैट हैज स्टेड मिनिमली। बट व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन जनरल, दिल्ली सेंट्रिक बहुत ज्यादा हो जाता है ओवरऑल स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो एक इमेजिनेशन होता है कि ये कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट, ओवरऑल इंटरवेंशन कर सकते हैं अलग अलग इश्यूज पे, और जो होता भी है अलग अलग इश्यूज पे। अब हम बात करेंगे, आपको मतलब एक एक कोई आप टॉपिक लेंगे, तो उसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अगर जब बात करते हैं, तो वो दो एक इमेज रहती है। तो जो एक जो बहुत ही डिबेट और डिस्कशन वाली जो एक स्पेस है, जैसे जेएनयू में स्पेस है, वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है जो अदरवाइज पॉलिटिक्स में। तो जब मैं भी बॉम्बे में जब स्टूडेंट था, तो हमारे यहाँ इलेक्शंस बंद हो चुके हैं अभी। सो 89 में एक एनएसयूआई का, जो कांग्रेस एफिलिएटेड स्टूडेंट्स यूनियन है, उनका एक कोई कैंडिडेट था शायद वो, तो उसका मर्डर हो गया था। तो 89 में उसके बाद से बॉम्बे पॉलिटिक्स इज कंप्लीट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। तो आपको 89 90 से बॉम्बे में इलेक्शंस दिखाई नहीं देते आपको उस तरीके से। तो हमारा एक इमेजिनेशन था कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी डेंजरस थिंग, कि यहाँ पे सब मारकाट होती है, मर्डर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं फिल्मों से थोड़ा वो स्टीरियोटाइप हमारे ऊपर रीइंफोर्स किया था। तो जब मैं दिल्ली आ रहा था पढ़ने, तो मुझे कई लोगों ने बोला था कि ठीक है भाई, आप पढ़ने वढ़ने जा रहे हो दिल्ली, पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ने जा रहे हो आप, लेकिन आप पॉलिटिक्स में मत पढ़ना। हम्म। लेकिन जब मैं जेएनयू में आया, तो ऑब्वियसली जब हम किसी दूसरे स्टेट से जाते, तो अब इतने लोगों ने बोल दिया है, तो हम सोच के हाँ नहीं करेंगे भाई। तो लेकिन जब हमने जेएनयू में एंट्री किया, तो पता चला कि नहीं, ये अलग चीज है यहाँ पे। बट उसी से एडजेसेंट आपको दिल्ली साउथ कैंपस दिखेगा, दिल्ली नॉर्थ हाँ, कैंपस है। हाँ। पूरा कॉन्ट्रास्ट है यहाँ का पॉलिटिक्स, यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ का जो मेथड है मोबिलाइजेशन का। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का और एक चीज है कि बिकॉज हमारा देश इतना डाइवर्स है अलग अलग तरीके से, तो आपको राजस्थान में शायद एक अलग पॉलिटिक्स दिखे, यूपी में एक उसका एक अपना हिस्ट्री भी है, बिहार और यूपी में उसका इमरजेंसी से ले प्री इमरजेंसी पीरियड से एक हिस्ट्री। तो उसके वजह से उसका ट्रेजेक्टरी अलग है। फिर आप थोड़ा साउथ में चले जाएंगे, उनका एक अलग हिस्ट्री है।
और जैसे मैंने कहा बॉम्बे, वेस्टर्न इंडिया जो महाराष्ट्र है, वहां तो बैन ही कर दिया पॉलिटिक्स ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। उन्होंने बस एक्सक्यूज ले लिया उस मर्डर का और उसके बाद से उसको बैन कर दिया। तो पॉलिटिक्स अभी, बिकॉज आई कम फ्रॉम बॉम्बे, मैं वहां से मैंने एक जर्नी देखा है, और मैंने जेएनयू में काफी टाइम स्पेंड किया, और दिल्ली का तो ऑब्वियसली आई एम ऑब्जर्वर ऑफ पॉलिटिक्स, क्या चल रहा है दिल्ली के पॉलिटिक्स में। तो एक अलग तरीके का आपको पिक्चर दिखता है। तो आप जो एक कॉमन ऑडियंस जो मूवीज देख लेता है, स्पेशली स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे, चाहे वो युवा फिल्म हो, गुलाल हो, फिर इवन रंग दे बसंती में जिस तरीके का छोटा मोटा कुछ स्टूडेंट कन्फ्रंटेशन दिखाई देता है आपको, ऐसी कई सारी, आरक्षण जैसी फिल्म है। तो मैं टोटली उसको फिल्म्स को डिसमिस नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक छोटा एलिमेंट तो पक्का पकड़ लेते हैं। तो जैसे वायलेंस की बात होती है कि जहां एकदम टोटल गुंडागिरी दिखा देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में वो होता है। कहीं ना कहीं बहुत जो बहुत हल्का सा डिबेट में हो रहा है, वो भी पॉसिबिलिटीज है। इट्स जस्ट दैट कि पॉसिबल नहीं होता किसी एक फिल्म को देश का स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैप्चर करना। और इन इन दैट सेंस ये सारे 7-8 फिल्में, जो भी 10-12 फिल्में अगर हम देखें, तो दे एक्चुअली स्पीक टू द डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन सम। और जब हम बात करते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन तो बहुत ही ऑब्वियस है, मतलब सुमित, कि भाई जरूरी क्यों है मतलब स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स करना? और मतलब अब इंजीनियरिंग, मतलब एक बार तो ये नॉन इंजीनियरिंग में तो शायद समझ आता है, शायद इंजीनियरिंग में होता है कि नहीं होता है, बट एक जो मेन स्ट्रीम का सवाल है कि भाई स्टूडेंट्स है, पढ़ लो, तुम क्या पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कर रहे हो? ठीक है, आप मुद्दों पे अपना कमेंट दे सकते हो, कुछ कर सकते हो, इलेक्शंस हो रहे हैं और मतलब रैलियां हो रही है और स्पीचेस हो रही है एंड ऑल दैट। सो व्हाट इज योर आंसर टू दिस स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चन? ऑब्वियसली नो, इफ अगर हम लोग इसको एक टोटल व्यू से नहीं देख पाएंगे, मतलब ब्रॉडर व्यू से नहीं देख पाएंगे, तो एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई आप कैंपस पढ़ने जा रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये आपको क्या लेना देना। लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग टर्म देश के पॉलिटिक्स को लेकर के इसको सोचना शुरू करो, तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि सबसे पहले बात यह है कि आप जब 18 साल के हो जाते हो, तो आप देश के पॉलिटिक्स में वोट करना शुरू कर देते हो, चाहे वो पार्लियामेंट के हो, असेंबली के हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या गांव में पंचायत लेवल पर इलेक्शन। तो आप जो देश चलाना है, उसमें आपको समझदारी है कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन उसी के लिए आपको एक ओपिनियन बनने के लिए एक जगह चाहिए होती है, और वो यूनिवर्सिटी स्पेस होती है। कि यूनिवर्सिटी एक जगह होती है जहां पे आपको समझना शुरू हो जाता है कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स क्या है, और उसमें जो झगड़ा होता है अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स का, उससे आपका एक ओपिनियन बनता है। इनफैक्ट अंबेडकर, जब उन्होंने एक कॉलेज स्टार्ट किया था, सिद्धार्थ कॉलेज बॉम्बे में, तो उन्होंने स्पेसिफिकली वहां स्टूडेंट पार्लियामेंट की एक प्रोविजन रखी थी। और उस स्टूडेंट पार्लियामेंट का एक ही वहां पे मकसद था कि वहां जो भी हमारे स्टूडेंट आए, वो एक अच्छे तरीके से ट्रेन हो। और वो बोलते भी थे कि ये जो स्कूल होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वो एक कारखाने होते हैं अच्छे नागरिक तैयार करने के। तो अगर हम लोग उस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें, तो स्टूडेंट को पॉलिटिक्स तो करना ही चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इसीलिए, क्योंकि अगर आप बाहर वोट कर रहे हो, जो बड़ा इलेक्शन, आप प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे हो, तब आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आपको उतनी समझदारी नहीं। लेकिन वो जो समझदारी बनने के लिए जो स्पेस चाहिए आपको, वो यूनिवर्सिटी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। और वही, यही यूनिवर्सिटी को जो हम लोग सब डिस्कार्ड करते रहते हैं कि यार इसमें नहीं होना चाहिए, यहीं से तो निकल के हमारे देश के काफी प्रोमिनेंट जो पॉलिटिशियंस है, वो स्टूडेंट लीडर रहे अपने जीवन में। चाहे वो आप लालू प्रसाद यादव जी का नाम ले लीजिए, या वो अरुण जेटली जी का नाम ले लीजिए, आपको बहुत सारे आपको लीडर्स मिलेंगे जो स्टूडेंट लाइफ में अपने बहुत एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में, और उन्होंने काफी नेशनल पॉलिटिक्स में भी जाके एक योगदान दिया है अपना। और उसी तरीके से उस जो मुद्दे आते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग की जरूरत होती है आपको, आप अचानक नहीं, तो फिर जो पॉलिटिकल डायनेस्टी है कि जो आपके भी फादर मिनिस्टर थे, आप बन गए और आपको शायद जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन एक नए तौर का अगर राजनीति लाना है आपको, तो स्टूडेंट राजनीति होनी चाहिए। लेकिन अब उसमें कौन हिस्सा ले सकता है, नहीं। अब उसमें क्या होता है कि जो वायलेंस का जो पार्ट होता है ना, उसी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि वायलेंस की वजह से आप मत जाओ, बिकॉज आपको और कोई रीजन नहीं दिया जाता।
कि अभी मतलब जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं वो तो कहते ही है कि भाई आपको करियर करना है, आप मत जाइए। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर फ्यूचर का सोचना है, कि फ्यूचर पॉलिटिकल सिटीजन के बारे में सोचना है, कि अच्छे एक नागरिक जो आगे जाके देश के राजनीति में हिस्सा लेकर के एक नए तरीके का देश को सोचे, कि नए देश की जो अर्थनीति है या राजनीति है या जो समाज में जो अलग अलग गलत चीजें हो रही है उसको बदलाव के लिए पॉलिटिक्स काफी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए भले ही उसके कॉमन सेंसिकल जो घर मतलब जो आम बातचीत में ये होता होगा कि नहीं नहीं इनको क्या लेना है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है। और पॉलिटिक्स उस तरीके से हर एक इंसान करते रहता है। आप चाहे ऑफिस में जाइए, ऑफिस में ग्रुप बनते हैं, आपके ऑफिस कंपनी के एसोसिएशन बनते हैं। तो पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ हु वी आर। हम लोग उसके बिना रह नहीं सकते। इस जस्ट दैट कि वो क्या होता है कि स्टूडेंट को मत करो, तो ये स्टूडेंट को मत करो क्योंकि क्या होता है कि जो युवा होता है वो हमेशा सिस्टम से नाराज होता है। एक हद तक सही बात भी है कि उसको एक बदलाव चाहिए होता है अच्छे से। और इसीलिए एक प्रकार का ये जो बात फैलाई जाती है कि स्टूडेंट को नहीं, इसलिए क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है जो सत्ता में होती है, उनको ये युवाओं से काफी तकलीफ होती है। मतलब भले वो युवा ही उनको वो सत्ता पे पहुंचा दे, लेकिन वो युवाओं से तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्यूज मीडिया के जरिए, पॉपुलर फिल्मों के जरिए ये इस तरीके का इमेज बनाना कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स मतलब जानलेवा चीज है कोई, उससे आपको बचना है। तो उससे एक पॉपुलर इमेज बन गई है। हालांकि अगर हम अच्छा एक इमेज तैयार करें इसका कि इसके अच्छे फायदे भी हो सकते हैं देश को आगे ले जाने में, तो शायद फिर हम उसके बारे में अलग राय रख सकते बहुत अच्छा आपने कॉम्प्रिहेंसिव सम अप करा और बिल्कुल सही बात बोली आपने कि हम सबकी पॉलिटिक्स होती है। इनफैक्ट ये पॉडकास्ट की भी एक पॉलिटिक्स है। जिस तरीके के हैं। जिस तरीके के लोगों को सिलेक्ट करते हैं हम लोग और जिस तरीके के टॉपिक्स को हम चूज करते हैं, तो हम भी एक मैसेज दे रहे हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स को। आपने एक बात कही कि जी वॉयलेंस पे बड़ा फोकस होता है, तो चलिए वहीं से थोड़ा सा और डिग डाउन करते हैं कि वॉयलेंस को हम साइड में रखते हैं, तो थोड़ा सा डायनामिक्स बताइए। लाइक आई एम प्रिटी श्योर कि जितने लिसनर्स हैं उनमें से बहुत ही कम स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे होंगे। कोई मेरे ख्याल से मेरे लिसनर्स तो शायद नहीं भी रहे हैं। तो वो कैसा होता कैसा है उस कैंपस में कि मतलब एक तो आपकी क्लासेस होती हैं एंड एंड जैसे हाउ डू लाइक हाउ डज इट वर्क कि आप जैसे ही क्लासेस के बाहर जाते हैं, सो लाइक डू यू हैव टू चूज आपका ग्रुप वही होता है जो आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है, एंड लाइक what are the dynamics? Do people try to convert you, convince you कि यार तू इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले या उसको ज्वाइन कर ले, एंड how what is that, what happens inside that campus? And like आप JNU से, तो JNU तो मतलब I mean there's so much to talk about. हाँ, मतलब जैसे हर एक विचारधारा होती है, वो चाहती है कि उनके साथ नए लोग जुड़े, और ताकि वो लोग आगे जाकर उस विचारों को और प्रचार करें और मजबूत हो वो विचार। तो उसी के लिए कोई ऐसे बैठे नहीं रहते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कि कोई ना कोई आ जाएगा हमारे साथ, वो जुड़ जाएगा। वो कहीं ना कहीं उससे जाके बात करते हैं। अब ये तो बहुत ही मैं आपको मतलब बहुत ही रेस्पेक्टफुल तरीका है कि जो जेएनयू में भी होता है और कई जगह और भी होता होगा, हैदराबाद में होता होगा और नॉर्थ ईस्ट में होता होगा। तो जो सबसे रेस्पेक्टफुल जो तरीका है कि आप जो नया स्टूडेंट आता है और वही आपका पोटेंशियल पार्टी का मेंबर भी बन सकता, तो उसकी नॉर्मली जैसे मदद की जाती है, जैसे कोई भी पॉलिटिक्स में आप जैसे लोकल पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो यही होता है कि जो आपकी जो रोजमर्रा की जो दिक्कतें होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टी आपको थोड़ी सी मदद कर देती है, और उसी के माध्यम से आपको वो आपके जो पार्टी की तरफ भी खींचती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वो आपकी जो रोजमर्रा की जो जरूरतें है उसी वही जरूरी है, विचारधारा भी बहुत जरूरी होती है। तो सबसे जो एक तरीका होता है कि जो स्टूडेंट नया आता है उसको कोई भी स्टूडेंट जो बड़े कैंपसेस में आता है, वो अपने शहर को छोड़ के आता है कई बार, और शहर से नहीं भी छोड़ के आता है तो वो पूरा सिचुएशन ही नहीं होती है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो उस सिचुएशन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच करती है स्टूडेंट्स को। वो बताती है कि हम ये इन मुद्दों पर खड़े रहते हैं, ये हमारा पॉलिटिक्स है, आप हमारे साथ जुड़िए। तो इस तरीके से एक प्रकार का जुड़ना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये यूनिवर्सिटीज कई बार मास्टर्स लेवल पर स्टार्ट होती है, कई सारी यूनिवर्सिटीज, तो उसमें बैचलर लेवल पर ही कहीं बॉम्बे, कलकत्ता हो या फिर हैदराबाद, ऑलरेडी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन आपकी होती है। जो भी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है
आपकी राज्यों में। तो जैसे आप बिहार में जाएंगे तो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव उनकी। या फिर आप यूपी में आएंगे तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। कहीं जाएंगे तो कांग्रेस का वर्चस्व है किसी राज्यों में। तो उस तरीके से अगर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट विंग है उस कैंपसेस में, तो स्टूडेंट का नेचुरल जो जो अट्रैक्शन होता है वो उनकी पार्टीज की तरफ ऑलरेडी होता है। और जिनके पास नहीं होता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ काम करती है, स्टूडेंट के पास जाती है, रेगुलरली उनसे बात करती है, कैंपेनिंग में बुला कैंपेन होता है बाकायदा उनका। और लेकिन देश में कुछ ना कुछ मुद्दे चल रहे होते हैं, और वो सबसे अहम चीज है कि कुछ कुछ मुद्दों से ही काफी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जुड़ते हैं। कि जैसे फलाना कहीं पे वायलेंस हो गया तो उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक कॉल दे दिया, तो उस कॉल के जरिए एक नया स्टूडेंट उस पार्टी से जुड़ जाता है। एक वायलेंस तो एक चीज होगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है। उससे आप बहुत सारे स्टूडेंट, जो आप किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे जो कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व रहा होगा, वो कई बार मुद्दों से ज्वाइन हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, और फिर वो कई लोग फिर उसमें सक्रिय भी हो जाते हैं। कुछ लोग सक्रिय रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ मुद्दों पे साथ में आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। कि अदरवाइज आपने जैसे पूछा कि आपने पढ़ाई कर ली तो आप पॉलिटिक्स करते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं। कई स्टूडेंट सिर्फ अपने दिन भर अपना पढ़ाई का काम करते रहते हैं या फिर कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट उनमें से, जो मेजोरिटी स्टूडेंट, जो कुछ मुद्दे आते हैं, जैसे विरोध प्रदर्शन करना है किसी मुद्दे पे या किसी के समर्थन में आना है, तो वो उन मुद्दों पे आ जाते हैं आपके साथ। अदरवाइज सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है कैंपस में, स्टूडेंट पार्टीज, उसके कुछ एक चुनिंदा एक स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके एक्टिविस्ट होते हैं, जो हमेशा अपना, जैसे ही क्लास खत्म हुआ वो अपना पार्टी का काम करते, पढ़ाई करते और पार्टी का काम। तो इस तरीके से मोटा मोटी अगर आप स्टूडेंट का जैसे एंट्री हो जाती है पॉलिटिक्स में, और कुछ तौर पर पॉलिटिक्स इस तरह से रन करता है। और कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ, नॉट एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन इज द राइट टर्म, बट अगर मैं पूछूं कि हाँ मतलब वो किस तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप्स रहते हैं। मतलब एक इंटरेस्ट ग्रुप तो हो गया मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि चाहती है कि मेरे पास आए, और किस तरीके के डायनामिक्स वर्क करते हैं, इज दैट इट? या मतलब हम जैसे हम बात भी कर रहे थे ऑफलाइन की देयर आर कास्ट का एक बहुत बड़ा डायनामिक्स वर्क करता है, जी जी बट वो शायद हर जगह वर्क नहीं करता होगा। या और कैसे कॉम्पोजिशंस फॉर्म होते हैं, लाइक इज इट प्योर आइडियोलॉजिकल, या जनरली मुद्दे बाय मुद्दे पे फर्क पड़ता है? हाउ डज दैट वर्क? में एक तो आइडियोलॉजी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम बिल्कुल उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ ही में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल ग्रुप बन जाते हैं आपके, कि मानो कि जो कोई केरल से आए हैं बच्चे, वो अपना एक कुछ केरल एसोसिएशन बना लेते हैं। फिर महाराष्ट्र से कुछ आए हैं, वो कुछ अपने 10-50 स्टूडेंट्स होंगे, वो अपना कुछ बना लेते हैं। फिर उड़ीसा से कुछ आए हैं, या फिर इस तरीके से जो बिहार से कुछ आए, बंगाल से कुछ आए, तो उनकी अपनी कुछ कुछ कल्चरल छोटी एसोसिएशंस भी होती है, कि जो अपने कुछ कुछ, कभी कल्चरल उड़ीसा डे मनाना है उनको, या फिर उड़ीसा का कुछ अपना पर्टिकुलर इवेंट है। जैसे केरल से है तो वो ओनम मनाएंगे। तो उसी तरीके से अलग अलग जो राज्यों से भी स्टूडेंट आते हैं, वो भी अपना कुछ एक्टिविटी कल्चरल करते रहते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ कुछ अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो वो अपना एक ग्रुप बना करके कुछ कल्चरल इवेंट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कल्चरल तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि ये कल्चरल एसोसिएशन भी काफी इन्फ्लुएंशियल होती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। क्योंकि यहीं से बहुत कई बार फिर वो रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा जाता है। तो जैसे आपने पूछा कास्ट है या फिर एथनिसिटी है, कि आपने आदिवासी स्टूडेंट्स आते हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो या फिर अलग अलग रिलीजियस कॉम्पोजिशन होता है, जेंडर का कॉम्पोजिशन होता है, कि अगर विमेन ज्यादा है कैंपस में, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन, उस तरीके से हमारे सारे कैंपसेस का पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। कि अगर 2000 अभी पिछले 10-15 साल से अगर हम देखें, तो विमेन स्टूडेंट्स का पर्टिकुलरली उनका प्रोपोर्शन काफी अच्छा रहा है। इट्स वेरी इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया रहा है। तो उस तरीके से फिर मुद्दे भी जो आते हैं, जो स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स में मुद्दे, वो भी बदल रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो पिछले कम से कम एक 40-45 साल में काफी बदलाव आया है
छात्रों की राजनीति की आप अगर इमरजेंसी के थोड़ा पहले से देखें और आज तक अगर देखें, तो एक बहुत अच्छी तरीके से अलग-अलग जो टेंशन्स है हमारे समाज में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता है, वो एक लेवल पर तो बहुत ही स्टूडेंट के मुद्दों पर होता है, कि उनकी फीस का मुद्दा हो या उनके हॉस्टल का किसी का मुद्दा हो, या कुछ टीचर ने कोई अनबन हो गई हो, या टीचर ने कुछ गलत चीज कर दी किसी स्टूडेंट के साथ, या फिर अब सेक्सुअल हरासमेंट के भी केसेस होते हैं। तो ये सारे मुद्दे तो है ही, साथ ही साथ जो बड़ी हमारी यूनिवर्सिटीज है, वहां पे जो नेशनल मुद्दे होते हैं उसका आर्टिकुलेशन होता है। और चूंकि ये अलग अलग जो समाज के घटक है हमारे, वो चाहे जाति के आधार पर हो, वो तुम आपके जेंडर के आधार पर हो, या अलग रिलीजन के आधार पर हो, तो जैसे ये अलग अलग कास्ट, रिलीजन और जेंडर के ग्रुप्स कम ज्यादा मात्रा में होते हैं, वो अपना अपना मुद्दा वहां पे रखते हैं। तो इसी के दौरान आपको दिखता है कि किसी मुद्दे पर अलग अलग पार्टी के लोग एक साथ अलायंस कर लेते हैं, और किसी किसी मुद्दों पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक मुद्दे पर अपोजिशन में चले जाते हैं और एक ही पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। तो उसकी आपको वैरायटी दिखाई देती थी। और पिछले मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसमें पिछले 15-20 साल में एटलीस्ट 10 साल में तो काफी बदलाव आया है, 10 से 15 साल में, कि अलग अलग जो इश्यूज कभी डिबेट ही नहीं होते थे, वो अब डिबेट होना शुरू हुए हैं। और उसका प्रिंसिपल अगर आप रीजन ढूंढना चाहेंगे तो वो स्टूडेंट के कंपोजिशन में ही आपको मिलेगा। वो जो हाईलाइट है हमारे आज के टॉपिक का, वी विल कम टू दैट। हाँ हाँ। थोड़ा सा अब क्योंकि हमने एक थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करी है, एंड आई थिंक जो भी हमें सुन रहा होगा उसको एक थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव तो बिल्ड हो गया होगा पॉलिटिक्स का यूनिवर्सिटी में। और आप जब बोल रहे थे मुझे एक बात एकदम क्लिक करी कि दो ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स नहीं थी मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि कोई पार्टी का एंट्रेंस अलाउड नहीं था, बट देयर वाज ऑलवेज दिस थिंग कि जो बिहार से एक ग्रुप था उन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट करके रखा था कि हमारे कैंपस में क्या हो रहा है, टीचर ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या मतलब को वो लड़की वाला चक्कर, को यहाँ से वहां करना, या मतलब किसी को ये एक है जो हु इज वेरी आउटस्पोकन तो उसको ठिकाने लगाना, तो वो भी एक पॉलिटिक्स थी। और जब आप बोल रहे थे ना कि एसोसिएशंस बन जाते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अब इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे वो रियलाइज होता है कि देयर वाज द पॉलिटिक्स बिहाइंड दीज एसोसिएशंस एज वेल, और इनसाइड दिस एसोसिएशंस एज वेल। सो आई थिंक ब्यूटीफुली समड अप सुमित। थोड़ा सा लेट्स टेक थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। मुझे बताइए कि इन द लास्ट 30-40 इयर्स और सो अगर हम बात करें स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने, और मे बी हम चाहे तो हम मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी का में के टाइम एक बार जेपी नारायण मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा था इन द मोबिलाइजिंग स्टूडेंट्स। और वैसे और कौन कौन से हाई पॉइंट्स रहे हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैज प्लेड अ वेरी वेरी की रोल इन द नेशनल पॉलिटिक्स, और सॉर्ट ऑफ एक नेशनल पॉलिटिक्स को या तो हिला दिया है या मजबूर कर दिया है उनके उसे घुटनों पे आने के लिए। एंड आई थिंक द रिसेंट जामिया स्लैश एनआरसी मूवमेंट वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ उस कैटेगरी में आ सकता। सो हाँ, नहीं वो तो है। आई थिंक इमरजेंसी के तो बात है, इमरजेंसी के बाद की बात है, लेकिन इमरजेंसी के पहले हमको थोड़ा देखना चाहिए कि जो 1973-74 के जो स्टूडेंट एजिटेशंस हुए हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर 30-40 साल की बात अगर हम कहें तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जिसके बारे में थोड़ी सी कम चर्चा होती है। कि जो 1973-74 पर्टिकुलरली की अगर हम बात देखें, तो बिहार की बात है, गुजरात की बात अगर हम देखें, तो वहां से काफी बहुत एक अलग तरीके का स्टूडेंट एजुटेशन शुरू हुआ। जैसे कि छोटे जो जैसे स्टूडेंट एजुटेशन कभी कभी कई बार जो स्टूडेंट के मुद्दे, जैसे मैंने कहा कैंटीन का हो सकता है, हॉस्टल का मुद्दा हो सकता है, किसी फीस का मुद्दा हो सकता है, तो इन्हीं मुद्दों से वो शुरू भी हुए थे। लेकिन वो काफी आक्रामक हो गए थे आगे जाकर के, और जो हमारे अरुण जेटली जी थे वो उसी आंदोलन से बाहर निकले थे। वो उसी आंदोलन के फिर हेड प्रेसिडेंट या जो भी उनके लीडरशिप पोजीशन में आए थे स्टूडेंट छात्र आंदोलनों से। और वो एजिटेशन एक बैकड्रॉप था इमरजेंसी के लिए, कि काफी वो वायलेंट हो गए थे पूरे एजिटेशंस वो 73-74 के। और यही स्टूडेंट जो है वो फिर जयप्रकाश नारायण जी का उन्होंने नेतृत्व स्वीकारा था, कि आप संपूर्ण क्रांति का जो नारा लगाया था, वो ये स्टूडेंट ही थे। ये सारे जो स्टूडेंट थे जो ऑलरेडी
मोबिलाइज होना शुरू हुए थे, वो छोटे स्टूडेंट मुद्दों से लेकर के उन्होंने फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पे बात करना शुरू कर दिया था, करप्शन को लेकर के। और फिर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया था, और उसके बाद ही इमरजेंसी लगाई गई थी। और उसके इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शंस हुए, उसने हमारे भारतीय जो राजनीति है उसमें एक नया मोड़ ले लिया था। कि अभी तक इमरजेंसी तक ये हो रहा था कि जिसको हम पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा डिस्कोर्स है उसमें हम लोग वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम बोलते हैं, कि जहां पे कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रूल कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी रूल कर रही है। लेकिन 1977 से एक आपको नया मोड़ दिखाई देता है, जहां पे पहली बार एक नॉन कांग्रेस पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है। और उसके बाद से ही आपको बिहार में, यूपी में अलग-अलग कि अलग-अलग राज्यों में फिर अलग-अलग रीजनल पार्टीज पावर में आ जाती हैं, और वो पूरा डिस्कोर्स शिफ्ट हो जाता है। तो उसका बैकग्राउंड हमको थोड़ा 74 में ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो 1989 और 90 का, कि जब मंडल कमीशन जो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन की प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के द्वारा। तो 1990s में आपको एक काफी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 2006 का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देता है मेरी नजर में। और उसके बाद आपने जो कहा अभी ये सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन उससे भी पहले सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो था रोहित वेमुला के डेथ के बाद। तो सीएनआरसी ये सारे उसके कल्मिनेशन ही है। तो उसकी अगर शुरुआत देखी जाए पिछले 4 साल की, तो रोहित वेमुला के डेथ के बाद ही जो उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने, तो उसके बाद ही इसको देखा जा सकता है हमको। तो इमरजेंसी के पहले का एक इवेंट है, 1890 का एक इवेंट है, फिर 2006 का है, और रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर का एक इवेंट है। तो तब से ये आपको अलग अलग पॉइंट दिखते हैं, और ये रोहित वेमुला के बाद से जो चल रहा है वो अभी भी चल रहा है अलग अलग मुद्दों पर। इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगा सुमित जी, जो कि एंटी करप्शन मूवमेंट था, हाँ, उसमें भी स्टूडेंट मोबिलाइजेशन काफी स्ट्रांग था। यस यस, हाँ, तो वो एग्जैक्टली, हाँ, तो वो स्टूडेंट का एग्जैक्टली आपने जो कहा, सही कहा आपने, कि वो जो अन्ना आंदोलन जिसको बोलते हैं, अन्ना हजारे वाला, तो उसमें भी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन काफी बड़ी मात्रा में था। हम्म। तो मंडल से शुरू करते हैं। हम्म तो मंडल के पहले और मंडल के बाद हम्म कॉम्पोजिशन, सो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि पॉलिटिक्स ऑफ द मंडल कमीशन, हम्म कि वो जो हम एक बार बात भी कर रहे थे कि उस मंडल कमीशन की क्या पॉलिटिक्स थी, एंड उसके प्री और पोस्ट हमको क्या डायनामिक्स चेंज दिखते हैं। एंड आई वुड हैव द सेम क्वेश्चन फॉर 2006, बिकॉज ये तो बहुत हाईलाइटेड इवेंट है हम्म यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स। हम्म नहीं, देखिए, मंडल कमीशन का तो बेसिक यही था कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनको भी जो सरकारी जॉब्स है और आगे जाकर के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है हमारी, वहां पे 27% रिजर्वेशन दिया जाए। अब ये रिपोर्ट तो बन जाती है 1980s में ऑलरेडी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है और फाइनली वीपी सिंह उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है उसके खिलाफ, कि मतलब उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो आइडियोलॉजीज है वो एक साथ आ जाते हैं। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारा। और वो अब जब हम 2006 की भी बात करेंगे तो उसकी वो जैसे वो पुनरावृत्ति होती है कि वो री फिर से आ जाती है सेम चीजें। तो आप अगर देखेंगे कि प्री 1989 या 1990 कास्ट को उस तरीके से सेंट्रल फोकस नहीं मिलता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। और तभी भी जो अदर बैकवर्ड कास्ट का उतना तबका आपको कैंपस में नहीं दिख रहा है 1990 में ऑलरेडी। ये तो 2006 के बाद की बात है। लेकिन कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू बन जाता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में डिस्कशन के लिए, और उस मुद्दे पर बहुत बड़ा एक स्प्लिट आपको दिखाई देता है वहां पे। तो वहां पे जो लेफ्ट पार्टीज है हमारी, अलग अलग प्रकार की लेफ्ट पार्टीज हैं, वो भी ऑपोजिशन में थी मंडल कमीशन के रिजर्वेशन के। ये बहुत
लोगों को जान के ताज्जुब होगा ये आज की तारीख में। हाँ, ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि बहुत सारी लेफ्ट पार्टीज जो है, और ये सेम चीज आपको 2006 में भी मिलेंगी, मैं आपको उसको थोड़ा अच्छे से बताऊंगा बाद में। लेकिन 1990 में लेफ्ट ग्रुप्स है, और जो बहुत अच्छे से जो विमेन्स क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से मोबिलाइज हो रही थी, विमेन स्टूडेंट्स कैंपसेस में, जो फेमिनिस्ट पोजीशन बहुत बढ़िया तरीके से आर्टिकुलेट कर रही थी, तो उन पर्टिकुलरली अपर कास्ट फेमिनिस्ट जो स्टूडेंट्स थी, विमेन स्टूडेंट्स, उन्होंने भी मंडल कमीशन का रिजर्वेशन का अपोज किया था। वो सारी महिला एक प्लेकार्ड लेके एजिटेशन में आई थी कि वी डोंट वांट टू मैरी अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स। मतलब उसमें ऑलरेडी इतना कास्टिज्म छुपा है कि आपने अपनी मैरिटल चॉइसेस भी पहले डिक्लेयर कर दी कि हम शादी भी इन्हीं से करेंगे। तो वो उस तरीके का टेंशन भरा माहौल था कि जो सारी हम लोग जिसको प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स मानते हैं, चाहे वो लेफ्ट मूवमेंट होगी या विमेन्स मूवमेंट होगी जो अच्छे मुद्दों पर खड़ी है, वो भी आपको वहां स्प्लिट दिखाई देती है वहां पे। तो वो आपको पूरा शिफ्ट दिखाई देता है 1990 से, जिसका कल्मिनेशन फाइनली 2006 में एक अलग तरीके से आ जाता है कि 1990 में वो मुद्दा थोड़ा सा दब जाता है। ये नहीं कि वो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है, लेकिन वो आपको शिफ्ट पूरा दिखाई देता है, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं 1989 से थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चेंज होने के लिए। और उसी से लग के मैं एक बात भी कहूंगा कि अ, उससे ये एक पिक्चर भी तैयार किया जाता है लेट 90 अर्ली 90s से, कि अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स खराब हो गया है। अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो बात रही नहीं। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स है, उसकी शुरुआत आपको 1990 में मिलेगी कि पहले एक अलग तरीके का स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता था जो बढ़िया होता था, लेकिन 1990 के बाद से तो वो कहीं ना कहीं ये सारा जो चीज है, ये सारा जो डिस्कोर्स आ रहा है कि ये अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स वो दम नहीं रहा, अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अब वो बात नहीं रही, अब तो सब क्रिमिनल हो गया, अब सब गैंग पॉलिटिक्स हो गई है। तो ये सारा जो डिस्कोर्स भी वहीं से आता है, जो आपको कहीं ना कहीं वो मंडल का जो पॉलिसीज थी जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं उसको डिलीजिटिमाइज करने के लिए ये सारा चीज, और ये आज भी चल रही है। तो उसकी ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्री 1989 है, आप देखेंगे उसके बाद जो है पोस्ट 89, तो उसका एक बड़ा शिफ्ट आपको दिखाई देता है पॉलिटिक्स हम्म, क्या 1989 के पहले आपकी पोजीशन मंडल कमीशन को लेके क्या है? पहला तो सुमित मेरा ये सवाल है। में। आ, और दूसरा ये सवाल है कि इसके पहले कॉम्पोजिशन कैसा रहा यूनिवर्सिटी में? मतलब मेरे मुताबिक तो शायद सिर्फ अपर कास्ट ही रही है, और शायद एस टी एस सी ग्रुप्स के लिए जो भी कुछ सीट्स रिजर्व थी वो, जैसा आप भी बता रहे थे, इम्प्लीमेंटेड नहीं थी वो कभी। हाँ, मतलब उसके कई सारे इश्यूज है। पहली बात ये थी कि जनरेशनल चेंज आने में थोड़ा टाइम लगता है, कि पहले तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी अगर पहुंचना ही है आपको, तो पहले तो उस कम्युनिटी के लोगों ने एक कम से कम इतनी एक मिनिमम पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। तो एक कम्युनिटी का जो प्रोपोर्शन है, वो आपको पहले ध्यान देना होगा कि वो कितना तक पहुंचा है। तो बाय 70s एक जनरेशन शुरू हो गई थी जो यूनिवर्सिटीज जा सकती थी। 70s 80s वो धीरे धीरे आपका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। वो तो भले ही रिजर्वेशन रहा होगा 60s में 70s में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन तब तक नहीं है, लेकिन उस कम्युनिटी से भी बहुत कम लोग उस वहां तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड है 60s का 70s का। 80s आते आते आपको फिर दिखता है कि एक बड़ा तबका अब तैयार है यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने की, और तब जा करके तैयार है? आपको वो टेंशन निकल के आते हैं पूरी तरह। आप कह रहे हैं कि तबका तैयार है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, बट वो यूनिवर्सिटी गया नहीं है अभी तक। नहीं नहीं, हाँ, तो मैंने तो तैयार है का मतलब ये है कि अब जो आपकी मतलब 100 में से अगर 15 सीट्स आपने रिजर्व कर रखी है, 22-25 कर रखी है, तो वो 25 की 25 सीट क्लेम करने के लिए आपकी जो मिनिमम स्टूडेंट चाहिए वो है अभी आपके पास अवेलेबल। अच्छा अच्छा, पहले क्या था? तो पहले तो ऑब्वियसली उसका ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो पहले धीरे कम स्टूडेंट्स अवेलेबल थे जो यूनिवर्सिटी अप्लाई कर पा रहे थे। तो आपको कम से कम जो ग्रेजुएट अगर मास्टर्स लेवल की डिग्री है, तो आपको कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट्स चाहिए। तो वो भी धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है आपका, क्योंकि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो एक्सपांशन हुआ है हायर एजुकेशन का, तो आप देखेंगे कि
ये सारी आईआईटीज वो सारी तो अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें भी धीरे धीरे अलग अलग कम्युनिटीज होती है, वो ग्रेजुअली वहां पहुंच रही थी। आज का सिचुएशन और 30-40 साल पहले वाला सिचुएशन बहुत फर्क है, क्योंकि जैसे हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज कहा जाता है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज कहा जाता है, कि वहां पे आपको स्कूल में एंट्री ही नहीं दी जा रही थी। तो आप अगर स्कूल में ही नहीं जा सकते तो आप फिर 10th में भी पास नहीं होंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी ही नहीं जाओगे आगे 12th के बाद। तो वो सारी सिचुएशंस थी, वो कुछ चेंजेस आना शुरू हुए, आपकी अनटचेबिलिटी पे बैन लग गया था। सो वो सारी चीजें में वो फिर वो ग्रेजुअली वो डिकेडल चेंज होता गया, कि 60s में आपको थोड़ा बहुत एक चेंज दिखा कि कॉलेज में जा रहे हैं, उसके बाद कॉलेज के बाद और आगे जाकर एमए करना या एमएससी करना, पीएचडी करना, दीज आर ग्रेजुअल ट्रांजिशंस। तो वो आपको चेंज पोस्ट 70s 80s दिखाई देता है, कि जितनी भी सीट्स है वहां पे क्लेम शुरू हो जाता है धीरे धीरे, चाहे वो आईआईटीज में हो, आईआईएम्स हो। तो अभी हम लोग इस स्थिति पर पहुंचे कि अब सारे ग्रुप्स इतने सक्षम हो गए कि वो क्लेम कर सकते हैं जितना है। पहले तो हार्डली, मतलब अगर 25 सीट्स है तो उसमें 10 ही एप्लीकेशन आती होगी और उसमें से 5 सिलेक्ट होते होंगे, ऐसी सिचुएशन। अब वो सिचुएशन बदल चुकी है। अम, रही बात मंडल कमीशन की, तो मंडल का यही था कि जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनको आपको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो वो ऑटोमेटिकली आ नहीं रही है। उनको जो उनका अदरवाइज सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वो रोक रहा है उनको वहां आने से। तो वो एक तरीका था, रिजर्वेशन एक तरीका था कि इनको, ये भी ग्रुप्स है वो भले ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरह उनके पास उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं ये कास्ट को लेकर के कुछ ना कुछ उनको ये डिसेबिलिटी हो रही है कि वो जा नहीं पा रहे वहां तक, या उनको रोका गया जा रहा है उस तरीके, या वो जा नहीं पा रहे। तो वो इंक्लूजन करने के लिए ये सरकार ने ये पॉलिसी को प्रपोज किया था, और वो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया था। तो और हम लोग देखते भी है कि जैसे ही ये पॉलिसी आती है आपको एक चेंज दिखाई देता है। तो अगर ऐसी बात, अगर ये चेंज नहीं दिखाई देता तो हम शायद बोलते कि शायद इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये चेंज हमको दिखाई दे रहा है कि एक अचानक एक नए कंपोजिशन जो है, नया तबका दिखाई दे रहा है कैंपसेस में आते हुए। तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि जिसको हम इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, जैसे हमारे यहाँ भी ये डाइवर्सिटी जैसे शब्दों का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डाइवर्सिटी का भी बहुत ही लिमिटेड उसका दायरा रखा जाता है, कि नहीं डाइवर्सिटी इतनी ठीक है। तो किस तरीके से डाइवर्सिटी को भी इंटरप्रेट किया जाए, उसके लिए भी हमारे यहाँ काफी बवाल खड़ा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि मंडल ने हमारे देश की पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दे दिया। अब उसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि वो कुछ हद तक सही था, नहीं था, लेकिन वो जरूरी भी था उस समय का। हाँ, ये आई थिंक लोगों को ये भी इंटरेस्ट होगा जानने में कि मंडल कमीशन, क्योंकि मंडल कमीशन एक पॉलिसी थी, तो पॉलिसी है तो नेचुरली उसकी पॉलिटिक्स भी थी। तो आपके हिसाब से मंडल की पॉलिटिक्स क्या थी? वाज इट अ काउंटर टू द राम जन्मभूमि मूवमेंट, या राम जन्मभूमि मूवमेंट वाज अ काउंटर टू द मंडल पॉलिटिक्स, या आपके हिसाब से व्हाट इज योर एनालिसिस, लाइक अ पर्सनल एनालिसिस, या समथिंग एल्स, इज द थर्ड व्यू पॉइंट? आपका क्या मानना है? नहीं, आपने शायद पार्टली तो आंसर आपने खुद ही कर दिया, जो सेकंड व्यू पॉइंट आपने जो रखा है, कि क्योंकि जो मंडल एजिटेशन जब ये चल रहा है तो ये दिख रहा था कि ये चीज होने जा रही है, क्योंकि जैसे इतनी बड़ी पॉलिसी का जैसे डिसीजन होता है तो एक दिन में नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं उसको जो पर्टिकुलरली यूपी और बिहार से जो सपोर्ट मिला वीपी सिंह को, तो उनको भी वो जरूरी लगा कि ये चीज करनी बहुत जरूरी है। तो वो चीज जो है वो आपको एक बैकग्राउंड दे देता है। और साथ ही में ये जो है कि जो बीजेपी है, उनके पहले जो जनसंघ हुआ करती थी, उनका अपना पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है। 70 आपने जैसे मैंने कहा वो छात्र आंदोलन है जो 73 के 74 के, उसमें जो अरुण जेटली है वो खुद एबीवीपी के हैं। तो जयप्रकाश आंदोलन में एबीपी और जनसंघ बाद में जो बीजेपी में ट्रांसफॉर्म हो गए, तो उनका बहुत बड़ा उसमें रोल रहा है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं वो ग्रो हो रही है। आप अगर आप देखेंगे कि 77 में वो आ रही है, अलग अलग नॉन जो गैर कांग्रेसी दल है उनके साथ वो मिलके
सत्ता में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी बढ़ रही है। तो ये तो मतलब एक इंटरप्रिटेशन तो उसका किया ही जा सकता है कि वो उसके रिएक्शन में आई है। लेकिन अगर हम उसको अदरवाइज भी देखें, तो वो उनका लॉजिकल जर्नी है। जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है सारी, तो वो एक उनका ऑर्गेनाइजेशन की कहीं ना कहीं उनका प्रोजेक्ट ये पुराना है, हिंदुत्व जो पार्टी का, कि हमको एक हिंदू आइडेंटिटी को लेकर के हमको मोबिलाइज करना है लोगों को। ये आप सावरकर तक भी जा सकते हैं इसका इतिहास लेकर के। तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो हाँ, मतलब तो ये आपका हाँ, आपका इतिहास लंबा है, तो हम जरूरी नहीं है कि अब होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ चलो इसके बाद ये हो गया, तो ये भी है कि उसके बाद उसको बहुत तेजी से आगे ले जाया गया है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी पॉलिटिक्स आने से जाति का मुद्दा आगे आने वाला था, और ये बीजेपी के पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी। और इसीलिए हिंदू का मुद्दा या हिंदुत्व का मुद्दा बहुत जरूरी हो गया था, कि हमें जाति पे बात नहीं करनी चाहिए, हमको धर्म को लेके सोचना चाहिए कि हम सारे हिंदू एक है। और ये कहीं ना कहीं ये ओबीसी पॉलिटिक्स उस चीज को डिस्टर्ब कर रहा था, कि उस चीज से क्या हो रहा था कि ओबीसी पार्टीज पॉलिटिसाइज हो गई थी। कि जो ओबीसी अलग अलग ओबीसी कास्ट है, जो पर्टिकुलरली आपने तो देखा है कि यूपी में और बिहार में पर्टिकुलरली जो ओबीसी कास्ट पॉलिटिसाइज हो गई, उसमें क्या हो गया, उन्होंने फिर अपनी हिस्सेदारी मांगना शुरू की सत्ता में। अब जैसे ही वो हिस्सेदारी मांगना शुरू कर रहे हैं, तो जो उसके पहले जिनके पास वो सत्ता थी, उनको उस चीज से खतरा होने लग गया था। और उनके लिए हिंदुत्व का मुद्दा काफी सही था, ताकि वो अपनी सत्ता बरकरार रहे वहां पे। तो कहीं ना कहीं उसको आप रिएक्शन कह सकते हैं, या फिर उनकी लॉन्ग जो उनकी ट्रेजेक्टरी देखे आप, हम जो बीजेपी उसके पहले, जनसंघ उसके पहले, हिंदू महासभा, या जो भी उनकी जहां से भी वो हिस्ट्री आप ट्रेस करते हो पॉलिटिक्स की, तो उसमें आप जब देखेंगे, तो वो भी उनका एक लॉजिकल था कि उस डायरेक्शन में उनको जाना है। तो जो अडवाणी जी अपना एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो उसी का एक पार्ट है, वो उसी से सोच समझ के वहां जा रहे हैं। इस जस्ट हो ये रहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन ने उनको भी ये मजबूर कर दिया कि उनको भी उसी एग्रेशन में उसको आगे ले जाना है, क्योंकि उसके बिना मुश्किल हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो मतलब ओबीसी एज़ अ ग्रुप सडनली इतना डिमांडिंग या डोमिनेटिंग हो गया था कि यू नीडेड एक आइडियोलॉजी चाहिए थी आपको जो कास्ट को अक्रॉस काट सके, और व्हाट बेटर आइडियोलॉजी देन मेरे ख्याल से रिलीजन। हाँ, मतलब जो क्या हर एक प्रोजेक्ट तो रहा ही है कि जो सारे इस जाति का डिस्कशन नहीं करके हम रिलीजन की बात करें। उससे क्या होगा कि उससे एक जो अभी जो फिलहाल पॉलिटिक्स आया है आज, जिसका हम लोग देख रहे हैं रिजल्ट, तो उसका एक जर्नी रहा है। तो वो हमेशा से ही रहा है कि हम लोग जाति पे बात में करें, कि जाति ये पुरानी हो चुकी है, और इसी मुद्दे पे अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडियोलॉजी एक साथ आई हुई है, कि रीजन अलग अलग है सबके, कि जाति पे बात क्यों नहीं करना है, लेकिन उसका फायदा किसी और को ही हुआ है हमेशा। तो ओबीसी का ये हुआ है कि उनको भी एक अपनी समझदारी आने लग गई थी 80s तक, कि अ, उनको भी पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी चाहिए, कि उनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको भी थोड़ा हिस्सेदारी चाहिए। और इस मामले में हमें जो कांशीराम है, उन्होंने एक बाम सेफ करके ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। तो वो उन्होंने जो बहुजन आइडेंटिटी का एक अपना कुछ पॉलिटिक्स रखा था, तो वो भी अपनी तरीके से एक उनका भी कंट्रीब्यूशन है ये लोगों में थोड़ा सा चेतना जताने में, कि आपको भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना जरूरी है, आपको भी सत्ता में हिस्सा रखना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे करंट्स जो है एक साथ आ रहे थे लेट 80s में 90s में। और उसी का आप देखेंगे कि चेंज जो हो रहा है, कि यूपी में पहली बार आपको देखेंगे कि एसपी बीएसपी सरकार बना लेती है, फिर बीएसपी बीजेपी के साथ बना देती है। तो पूरा पॉलिटिक्स वहां चेंज हो रहा है वहां पे यूपी में। सेम आप बिहार में देखेंगे कि अब लालू प्रसाद आ जाते हैं, तो वो एक असर्शन का टाइम आ जाता है अदर बैकवर्ड कास्ट का, कि अब उन्हें भी सत्ता में हिस्सा चाहिए। और वो लालू प्रसाद बहुत अच्छी तरीके से उस पॉलिटिक्स को आर्टिकुलेट करके काफी लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं उस पॉलिटिक्स के आधार पर। हुँ, हुँ। और
नेचुरली ओबीसी इम्प्लीमेंट, मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ, 27% रिजर्वेशन आया, एंड वो और वो बैकवर्ड कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी इतनी अब थोड़ा एजुकेट भी हो सकती थी कि वो सीट्स को फिल भी कर सके। तो सडनली हम देखते हैं कि कास्ट कॉम्पोजिशन एकदम से बहुत डिफरेंट हो जाता है यूनिवर्सिटी स्पेस में। हम्म। तो 89 से लेके 2006 तक हाउ डज दिस चेंजेस द डायनामिक्स और द यूनिवर्सिटी, वो कैसे चेंजेस करता है ये पूरा कॉम्पोजिशन? 89 में उस तरीके से वो हायर एजुकेशन को लेकर के इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वो 2006 में अर्जुन सिंह जो मिनिस्टर होते हैं एचआरडी, वो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। 89 में बात हो रही है सिर्फ जॉब्स में रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन तीन प्रकार के हैं। एक है पार्लियामेंट और असेंबलीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं उसका है रिजर्वेशन। दूसरा है नौकरियों का रिजर्वेशन, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, ऐसी जो नौकरियां होती है उनका। और तीसरा है एजुकेशन का रिजर्वेशन। तो एजुकेशन का जो ओबीसी रिजर्वेशन एक्सटेंशन होता है वो आपको 2006 में होता है। और 2006 के बाद से आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपको चेंज दिखाई देता है। 2000 पहले 6 के पहले उतना चेंज नहीं दिखाई दे रहा है आपको, मतलब एक छोटी मात्रा में ओबीसी जो छात्र है वो आ रहे हैं कैंपस में, लेकिन वो उस तरीके से ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे। लेकिन आज की, अगर आज का सिचुएशन देखें तो आप कहीं ना कहीं बड़ी यूनिवर्सिटीज में देखेंगे कि ओबीसी एज अ ग्रुप एक अपना छोटी सी पार्टी भी बना पा रहे हैं कैंपस में, या फिर अपना एक छोटा सा फोरम बना करके, चाहे वो कल्चरल फोरम के नाम पे हो या ऐसे पॉलिटिकल डिस्कशन फोरम के नाम पे हो, ताकि वो अपना मुद्दा हमेशा डिस्कशन में रखे। वो इतना कर पा रहा है, मतलब विजिबल हो रहा है अभी। तो वो चेंज आपको 2006 से दिखाई देता है। क्योंकि तभी से आपको ओबीसी रिजर्वेशन जो है हायर एजुकेशन में तब से इम्प्लीमेंट होता है आपको 2006 के बाद से। एंड इट चेंजेस द बेसिकली कॉम्पोजिशन फॉर एवर, मतलब अब हाँ तो। हाँ, मतलब वो आपको पूरी तरह उसका कॉम्पोजिशन बदल देता है। उसमें ये हो जाता है कि 50% जो है वो आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, फिर आपको फिजिकली चैलेंज्ड भी आते हैं उसमें। और उसका एक पूरा नेचर ही बदल जाता है कैंपस पॉलिटिक्स का, कि जैसे जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के, जो एक अलग तरीके की राजनीति रखते हैं देश में। तो वो एक बदलाव आपको अलग तरीके से दिखाई देता है। मतलब जिन्होंने 2006 के पहले का कैंपस देखा है और 2006 के बाद का, वो आपको फर्क जरूर बता पाएंगे कि ये चेंज 2006 से किस तरीके से आया है और क्या क्या अलग मुद्दे हैं। जैसे जैसे जेएनयू की बात करें, कि जिससे मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ क्योंकि मैं छात्र रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी का। तो जैसे 60-70s में जब हम 2002 में गए, तो हमको बहुत जैसे होता है ना कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती है नए नए छात्रों को। तो हमको जो कहानियां सुनाई जाती थी कि कैसे तब के जो छात्र के जो लीडर होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर होते हैं, वो कैसे एक पर्टिकुलर एक टेक्स्ट पे बात करते थे, टेक्स्ट पे डिस्कशन होता था कि ये टेक्स्ट सही है या नहीं, किसने कार्ल मार्क्स बहुत अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है। इसको लेकर के बहुत जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट सारे लड़ते हैं, उसमें बहस होती थी। लेकिन आप देखेंगे कि 2003, 4, 6 से पर्टिकुलरली एक अलग तब के मुद्दे आते हैं, और ये सारे मुद्दे जो है वो हमारे समाज के पूरे टेंशंस जो है एग्जिस्टिंग, चाहे वो जेंडर के आधार पर वो टेंशंस हो, कास्ट के अलग अलग मुद्दे हो, पर्टिकुलरली वायलेंस का मुद्दा हो कास्ट के नाम पर, या फिर रिलीजन का नाम ला हो, मुस्लिम वायलेंस का मुद्दा हो, तो ये सारे मुद्दे डिबेट्स में आना शुरू हो जाते हैं। तो कंपोजिशन चेंज होने का आपको एकदम सीधा असर जो है वो जेएनयू के प्रेसिडेंशियल डिबेट में दिखाई देता है, कि एक जमाने में लोग एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे बहस कर रहे हैं डिबेट में, कि किसको ज्यादा समझ में आ रहा है ये टेक्स्ट, ये क्रांतिकारी टेक्स्ट है भाई, लेकिन किसको ज्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन वही 2003, 4 या 6 के बाद तो 100% इस चीज का बदलाव आया है, कि जो हमारे जो अलग अलग समाज में जो मुद्दे हैं, चाहे वो देश के किसी अलग अलग कोने में होंगे, उसको लेके चर्चा बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके पहले हल्का फुल्का नहीं होता था, उसके पहले एक दो तीन मुद्दे पर होता होगा, लेकिन अलग अलग ये समाज के तबके आने के बाद वो पूरे डिबेट्स की इतनी वैरायटी आ गई है उसमें, कि जो देश में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हो सकते हैं आर्टिकुलेट वहां पे, वो सारे हो रहे हैं।
तो वो एक पूरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का पूरा आपको पूरा चित्र, जो पूरा पिक्चर ही बदल गया है। क्या ये कहना सही होगा कि कॉम्पोजिशन और हेल्दी हो गया था और रिप्रेजेंटेटिव हो गया था भारत को लेके आफ्टर 2006? हाँ, ये तो मतलब ये तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जिस तरीके की, चाहे वो अलग-अलग डाइवर्सिटी हमारे देश में, रिलीजन के नाम पे हमारे पास नाना प्रकार के रिलीजन है, हजारों कास्ट है हमारे पास, ट्राइब्स है, और ऑब्वियसली हमारे पास जो 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 जेंडर का डिवीजन है, तो उसमें भी अलग-अलग प्रकार के जो आ रहे हैं, अलग-अलग ट्रांस ग्रुप आ रहे हैं, तो क्वियर राइट्स के ग्रुप आ रहे हैं। तो एक अभी का जो कैंपस है, पिछले एक 7-8 साल का अगर हम कैंपस देखें, तो अगर स्टूडेंट की जो डाइवर्सिटी देखें, वो काफी हद तक रिप्रेजेंट हो रही है। और मुद्दों की बात हो तो उसमें भी काफी हद तक स्टूडेंट अपने अपने अलग अलग मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट जो स्पेस है, यूनिवर्सिटी स्पेस, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये एक सीखने का बहुत अच्छा स्पेस है सभी के लिए। वो चाहे वो आप अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो जो एलीट ग्रुप्स आते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जाति के आधार पर जो सवर्ण जाति के हैं, जो दलित जाति के हैं, या फिर जो स्त्री है, पुरुष है, अलग अलग क्वियर राइट्स के ग्रुप है, अलग अलग धर्म के हैं, तो ये सारों का एक साथ बात करना, उनका झगड़ा होना, उन पे बहस करना, वो एक बहुत हेल्दी चीज है। उसको हम लोगों को उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। नॉर्मली होता है कि ये जो झगड़े होते हैं, उनको डिसमिस किया जाता है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली झगड़े कहाँ नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीके से लोगों को सीखना मिलता है कि जैसे जो एलीट है, स्टूडेंट है, वो अच्छे एलीट स्कूल में गया है, एलीट यूनिवर्सिटी में गया है, उसका कभी बाकी जो तबके हैं उनसे कभी उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रहा होगा। जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईआईटीज है, अ, ये सारे स्पेसेस में फिर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आपकी भी राय बदलती है, दोनों ग्रुप्स की राय बदलती है लॉन्ग टर्म में। कुछ कुछ नहीं बदलना चाहे उनकी नहीं बदलती, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी ओपन माइंड रखते हैं, उनकी काफी हद तक राय बदल जाती है, और आप एक अलग इंसान बन जाते हो। जैसे आपका एक एजुकेशन खत्म हो जाता है, और ये आपके साथ काफी लाइफ टाइम रह जाती है। तो मुझे लगता है कि वो 2006 के बाद जो चेंज आया है, अ, वो जो एक्सपीरियंस सारे स्टूडेंट्स के पास है, वो बहुत अलग रहा होगा। मतलब अभी तो उन्होंने काफी लोग 2006 के बाद के कैंपस आए होंगे, वो अपना छोड़ करके कहीं नौकरी कर रहे होंगे, बट वो एक्सपीरियंस उनके साथ रहेगा हमेशा। नहीं, मैं मेरी मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत 2009 में हुई थी। और मतलब हाँ, उस टाइम पे हमारा भी वो कास्टिज़्म तो अनवाइंड हमने करा नहीं था। तो वो अलग ही तरीके से एक माइंड बना हुआ था कि अच्छा ये जो है ये जनरल कास्ट है, हम्म, ये बोलता कोई नहीं था बट अलग ही दिख जाता था, एक ग्रुप दिख जाता था, हमको समझ हम्म, आता था कि ये जो है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आए हैं, और ये कुछ हैं जो जो ओबीसी आए हुए। वो नेचुरली होता था, मतलब बहुत ही हम्म, लाइक शायद कॉलेज के पहले महीने में हो गया था वो, हम्म, कि वो यू कैन सी दीज ग्रुप्स हु आर फॉर्म्ड बेसिस दिस कास्ट। एंड वो अब रियलाइज होता है कि यार वो जो ग्रुप्स भी बने थे वो कास्ट के आधार पे बने थे, पर हमको लग रहा था कि हम तो सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों के साथ हैं। हम्म, तो मतलब हाँ, सो विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित, कि ये जो आपने जो टर्म यूज करा था सवर्ण और एसटी एससी, हम्म, ये दोनों ग्रुप्स का जुगलबंदी थोड़ा बताओगे कि ये दोनों का आपस में कैसा रहता है? कहाँ पे एक ग्रुप अपने आप को डोमिनेंट कास्ट, सो कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट मानता है, एक ग्रुप अपनी लोअर कास्ट मानता है, फिर वो रिजर्वेशन वाला स्टिग्मा। तो हम्म। लाइक हाउ डज दैट वर्क? एंड क्या वो बहुत टेंशन पॉइंट्स हैं, या मतलब दिस इज रिलेटिवली हेल्दी, एक्सेप्टेंस है रिजर्वेशन को लेके, नहीं है, और या स्टिग्मेटाइज्ड है? हाउ डज दैट वर्क? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि स्टूडेंट जो आते हैं हमारे समाज से ही आते हैं, है ना? तो जी। वो जो है, बचपन से ही आपको ना कहीं आप कैजुअल डिस्कशन में आपको ये सारी चीजें बताई जाती है। तो स्टूडेंट का अगर कास्ट को लेकर के अगर कंजर्वेटिव ओपिनियन है, तो वो घर से ही आता है, आपके घर से आता है, फिर समाज से आता है, और वो चेंज होना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, या फिर उसमें हल्का सा भी बदलाव आना तो वो रेजिस्ट करेंगे सारे ग्रुप्स। पर्टिकुलरली इस सिस्टम का जिनको फायदा होता है वो अपर कास्ट ग्रुप्स है। कोई भी सिस्टम होता है वो किसी को फायदा कराता है, किसी को नुकसान कराता है। तो जो जाति का जो कास्ट सिस्टम है,
वो सवर्णों को ऑब्वियसली फायदा कराता है, तो वो रेजिस्ट करेंगे किसी भी प्रकार का जो डिस्कशन होगा, किसी भी प्रकार की पॉलिसीज होगी। इनफैक्ट आपने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया है कि जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट। अभी ये जनरल कैटेगरी ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि जनरल टेक्निकली कोटा जो होता है वो सबके लिए होता है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं है। सो टेक्निकली कोई भी इंसान जनरल कोटा में अप्लाई कर सकता है। जैसे जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, या कोई भी है, वो भी जनरल कोटा में अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो इस तरीके से उसको दायरा बना दिया है कि अब वो अपर कास्ट कोटा बन गया। हाँ और हाँ हाँ, तो टेक्निकली द वर्ड जनरल मीन्स एनीवन। जनरल जनरली लेवल। हाँ, तो जनरल डज नॉट मीन कि आप किसी एक पर्टिकुलर जाति, ये सवर्ण जाति के लिए वो नहीं है उसका डेफिनेशन। लेकिन जिस तरीके का हमारा सिस्टम है कि अब ये उन जातियों के लिए है ना, अब ठीक है ये हमारा हो गया, तो उस तरीके से इसको भी देखा गया है। तो जहां तक छात्रों की बात हो रही है, ये डिविजन्स आपको दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स नंबर होगा तो जो अलग अलग कास्ट के ग्रुप्स होते हैं वो उसको डिमांड करेंगे कैंपसेस में भी। और स्टूडेंट डिमांड करने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती कि 2006 से पर्टिकुलरली जो बदलाव आया है, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी स्मार्ट होती है, वैसे स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी उतनी ही स्मार्ट होती है। वो देख लेती है कि कौन सा ग्रुप डोमिनेंट है, उस हिसाब से वो कैंडिडेट्स भी दे देती है। तो हमें लगता है कि छात्र जो है, वो जो वोट करते हैं, वो कास्ट और रिलीजन के ऊपर जाकर के वोट करते हैं, जो एकदम सरासर गलत है। छात्र जो है, एकदम जो बाहर का जो आदमी है, पॉलिटिक्स जो इंसान वोट कर रहा है, उसी हिसाब से ये भी वोट कर रहा है। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होता है, लेकिन इससे मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कंप्लीटली साइड में नहीं रखूंगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको इस्तेमाल करती है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि हमें जाति से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई इस आधार का कोई लेना देना नहीं, वो भी बहुत चालाकी से इसको इस्तेमाल करती है। कैंपेन में उसको आपको इस्तेमाल करती है कि देखेंगे कि आप, जैसे कि एक कैंडिडेट है, उन्हीं चाहे वो गैर दलित कैंडिडेट होगा, वो सवर्ण कैंडिडेट होगा, लेकिन उसको वोट दिलाने के लिए फिर वो आपको अपने जातियों के कैंप में भेजती है पार्टी, कि आप लिस्ट बनाती है कि ये आपके कम्युनिटी के लोग हैं, जाके इनको बोल दीजिए कि इनको वोट करना है आपको, क्योंकि वो बंदा तो उस पार्टी का एक्टिविस्ट है। तो वो उस तरीके से, चाहे वो आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि बोलते हैं चाहिए आप अपने सारे जो बंगाली स्पीकिंग है या मराठी है या मलयाली है या कन्नड़ा है, आप उसके ऑर्गेनाइजेशन में जाके बात कीजिए। तो ये सारे जो पैंतरे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती है या स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी, वो सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपको पूरे दिखाई देते हैं। तो उसमें उस तरीके के ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। आइडियोलॉजी है, उस पर भी डिस्कशन होती है, लेकिन उसके साथ ये इसको मिला लिया जाता है। तो यही मतलब, ये तो एक मतलब उसमें कई सारे मुद्दों पे हो सकता है हम बात करें, लेकिन अगर इसे इलेक्शन की बात करें कैंपस के अंदर, तो ये डेफिनेटली ये मुद्दा, ये इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि अब कौन है, क्या है, कौन सा समुदाय आया है, और उस हिसाब से फिर वो इलेक्शन की प्लानिंग भी की जाती है। और कई मुद्दों पे फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है, कुछ अलग लड़ जाती है। तो वो जैसे नेशनल पॉलिटिक्स का होता है हिसाब, मोटा मोटी आपको कैंपस पॉलिटिक्स में भी उसी का आपको दिख जाता है। क्या क्योंकि स्टूडेंट जैसे नेशनल पॉलिटिक्स बहुत ह्यूज है, डाइवर्स है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी ह्यूज डाइवर्स है, हम्म। अ, तो बट स्टिल मैं जो एक पैटर्न देख सकता हूँ कि क्या एसटी एससी और ओबीसी कम्युनिटीज के कुछ विशेष मुद्दे हैं जो हमको यूनिफॉर्म दिखते हैं अक्रॉस द कंट्री। हाँ, मतलब जो शेड्यूल कास्ट पर्टिकुलरली दलित स्टूडेंट्स हैं और ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनका एक मुद्दा जो आपको सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिखता है, वो है उनके हैरेसमेंट का। और उसको लेकर के जो सुसाइड्स, जो दिस जो जो सारे जो विद्यार्थी है, जो शेड्यूल का, जो दलित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनको इस तरीके का एक हॉस्टाइल पूरा एनवायरनमेंट किया जाता है, क्रिएट कैंपसेस में, चाहे वो प्रोफेसर्स के द्वारा हो, स्टूडेंट ग्रुप्स के द्वारा हो, स्टूडेंट्स खुद के द्वारा हो। क्योंकि कई बार हमने जेएनयू में भी देखा है कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि जो सवर्ण स्टूडेंट, उन्होंने कहा है कि मुझे मुसलमान और दलित स्टूडेंट नहीं चाहिए रूममेट करके। तो हॉस्टिलिटी है, कुछ लोग इसको बोल देते हैं, कुछ लोग उसको नहीं बोलते। कुछ लोग इसको वेजिटेरियनिज्म के आधार पर एक्सक्लूजन करते हैं कि नहीं, हमें तो अलग बैठने की जगह चाहिए, कि हमें ये पसंद नहीं है।
अब ये आपका घर नहीं है, आपकी पसंद नहीं पसंद, ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपको कोई आपको जबरदस्ती खिला नहीं रहा है, आपको चिकन या मटन या फिश या जो भी आप खाते हो, आपको कोई खिलाया नहीं रहा है जबरदस्ती, वहां आप लीजिए मतलब वो। लेकिन ये जाति का जो सिस्टम है वो अलग अलग रूप में आपको सामने दिखाई देता है कि उसका कुछ कुछ ना कुछ करके स्टूडेंट आते हैं और उसकी हॉस्टिलिटी होती है। तो उसीलिए आप देखेंगे कि रोहित वेमुला एक एग्जाम्पल बन गया, क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर था वहां पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आप पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो वहां आपको कई सारे ऐसे केसेस मिलेंगे कि जहां स्टूडेंट कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या जो आदिवासी स्टूडेंट का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। रोहित वेमुला ने उसको इतनी अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दिया, लेकिन सुसाइड्स कंसिस्टेंट हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो रही है कि चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस के राज्य में हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट के बंगाल का 34 इयर्स का शासन रहा हो या अलग अलग राज्यों में रहा हो, एक पैटर्न आपको पूरे कैंपसेस में कॉमन दिखता है, वो है दलित और आदिवासी स्टूडेंट का कंसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट अलग अलग लेवल पे। कि इतना हैरेसमेंट किया जाता है कि फिर आपको कई बार वो कहीं बहुत मतलब जहां पे इस चीज का ओपनली नहीं किया जाता, बहुत ही सटल तरीके से किया जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है कि स्टूडेंट टीचर जो होता है आपको स्टूडेंट को टाइम ही नहीं देता है। या फिर मैंने जेएनयू में भी कई बार देखा है कि जो प्रोफेसर बहुत अच्छे माने जाते हैं, मतलब अपने जो लिखते हैं अच्छी चीजें बातें लिखते हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव चीजें लिखते हैं, उन्होंने भी दलित स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह हैरेस किया है। ये तो हमने खुद ऑब्जर्व किया है, जब स्टूडेंट थे हम लोग का बात होती थी तो हमने देखा है कि वो स्टूडेंट का वो अलग अलग तरीके होते हैं प्रोफेसर के पास हैरेस करने के, कि आपने स्टूडेंट ने आपको ड्राफ्ट दे दिया है पढ़ने को पीएचडी का और आप उसको 3-3 4-4 महीने आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, तो उससे उस स्टूडेंट की एंग्जाइटी बढ़ती है, उसका अपना बहुत ही ट्रॉमा में चले जाते हैं स्टूडेंट। तो वो अगर आपका एक चीज है कि कनेक्ट किस चीज से करता है, ये चीज से बहुत पावरफुली करता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे एम्स जैसे, वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत रैम्पेंट है। अगर आप थोरात कमेटी जो बनी थी 2006-7 के अराउंड, उन्होंने ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया है कि स्टूडेंट्स को बहुत बुरी मात्रा में वहां पे हैरेसमेंट की जाती है। तो ये एक कॉमन है सारे कैंपसेस में। अब वो कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स उसको बहुत अच्छे से रख पाते हैं, जैसे हैदराबाद इज अ वेरी डिफरेंट प्लेस, वो बहुत अलग है। स्पेशली उसका कारण ये है कि अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन वहां पर है और जो इस मुद्दे को लेकर हमेशा लगा रहा है, तो वहां पे चर्चा होती है। जैसे लेकिन हम दिल्ली में आते हैं, जेएनयू में आपको उसकी बिल्कुल चर्चा नहीं दिखेगी। बस वो रोहित वेमुला के टाइम वो पूरा सिचुएशन बदल गया, नहीं तो जेएनयू में सारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने ये जो डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा है कास्ट के आधार पर, पर्टिकुलरली दलित फेस जो करते हैं या फिर आदिवासी समाज जो ओवरऑल एक्सक्लूजन फेस करते हैं, उनको लेकर के जब तक 2006 के बाद राजनीति नहीं बदली है तब तक कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उस पर ध्यान देने के जरूरी नहीं समझा है। और अभी कैसा है जेएनयू का पॉलिटिक्स, क्या वो इन विषयों पर ध्यान दे रहा है? हाँ, अभी जो हो रहा है कि 2000 जैसे हम तो बात कर रहे हैं कि 2006 बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो दलित स्टूडेंट्स तो जितना उनका रिजर्वेशन सीट्स है उतने ही आने हैं, सेम विद शेड्यूल ट्राइब्स, लेकिन ओबीसी स्टूडेंट्स भी उतने मात्रा में आ रहे हैं, 27% जो रिजर्वेशन है। तो उससे क्या हो रहा है कि कई बार दलित स्टूडेंट्स है, आदिवासी है, वो ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ कभी एक मुद्दे रिजर्वेशन के मुद्दे पे वो साथ में रहते हैं। तो वो एक अब रिजर्वेशन पे कॉन्सेंसस हो गया है। तो अभी जो आप देखेंगे कि 2006 का मूवमेंट देखेंगे अगर, तब जो आंदोलन हुए रिजर्वेशन के खिलाफ, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 1990 में जो रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन हुए थे, जहां पे प्रोमिनेंट लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। कुछ लोग डायरेक्ट उसके एकदम आंदोलन में हिंसक हो गए थे, कुछ लोग शांत थे लेकिन वो विरोध ही कर रहे थे। फेमिनिस्ट जो अपर कास्ट है उन्होंने विरोध किया है। सेम आपको 2006 में दिखाई देता है कि 2006 में भी उन्होंने उसी तरीके से विरोध किया कि मतलब मैं तो खुद स्टूडेंट था और हम काफी सरप्राइज हो गए थे
कि मतलब जो अलग-अलग जो सीपीएम से रिलेटेड जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एकदम शांत थी उन्होंने, और उसके जो सपोर्टर थे, वो काफ़ी उसके विरोध में थे। जो आइसा करके संगठन है, उसके काफ़ी लोग यूथ फॉर इक्वालिटी में चले गए थे। तो ये बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव कहने वाले जो स्टूडेंट्स थे, वो सारे के सारे एबीवीपी के स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके इसका विरोध कर रहे थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक मूवमेंट है हमारे स्टूडेंट राजनीति में, कि जहां पर ये विरोध किया इन्होंने। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब कैंपस का कंपोजिशन ही बदल गया है। तो इसके वजह से अब आप देखेंगे कि जो अलग अलग लेफ्ट पार्टीज है, अब वो भी प्रो रिजर्वेशन हो गई। तो जैसे मैंने कहा था कि जैसे कॉम्पोजिशन बदलता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी भाषा बदल देती है। तो अब हम्म। रिजर्वेशन का विरोध कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही वहां पे, और जेएनयू में तो सारे नहीं लोग, कर रही। हाँ जी, नहीं बहुत सारी जगह पे नहीं कर रही, क्योंकि कॉम्पोजिशन ही बदल गया। आपको अब उस पे आप अगर आप विरोध करोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। हाँ तो हाँ अब हाँ, वो क्योंकि वो हाँ, तो इसका कंट्रीब्यूशन उनका जीरो है इसमें। लेफ्ट पार्टीज का कंट्रीब्यूशन जीरो है, बाकी कोई भी प्रोग्रेसिव उनका जीरो कंट्रीब्यूशन है। लेकिन चूंकि अब पॉपुलेशन आ ही गई है भाई, और आपको भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा रखना है, तो आपको नए मुद्दे उठाने हैं। और इसी का जो आप कल्मिनेशन देखेंगे कि वो रोहित वेमुला जो इंसिडेंट है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। नहीं तो अदरवाइज कोई भी सुसाइड जो हुए हैं, वो कभी जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन ने तो कभी नहीं उठाया उस चीज को, क्योंकि वहां पे तो हमेशा जो लेफ्ट पार्टीज का ही वर्चस्व रहा है हमेशा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं उठाया। आज कन्हैया कुमार जो मूवमेंट से निकला है, वो उसी पर्टिकुलर सोशल कंपोजिशन का प्रोडक्ट है। द फैक्ट कि कन्हैया कुमार जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके कोई पॉलिटिकल पार्टी के ट्रांसफॉर्मेशन की लैंग्वेज नहीं है। वो वहां के पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी की लैंग्वेज है, कि वहां अगर उन्होंने वो भाषा नहीं बोली, तो आपकी पार्टी का वहां होना कुछ मुश्किल है। तो वो उसका एक अच्छे से मतलब वो क्या हो जाता है कि जो जेएनयू की राजनीति के अंदर का नहीं हो, तो वो गड़बड़ कर जाते हैं कि देखो नहीं नहीं, अब लेफ्ट में एक नया दौर आया है। ये सरासर गलत है। ये वहां के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, अगर आप उस मुद्दे पे खड़े नहीं होंगे, तो हो सकता है आपके पार्टी में जो आपका सपोर्टर है वो चला जाएगा वहां से। तो उसी मुद्दे पे अब ये नया राजनीति आपको दिखाई देती है, जेएनयू में भी और अलग अलग जगहों पर। ये इंटरेस्टिंग है बहुत, मतलब, और शायद ये कहना भी ठीक होगा कि शायद एबीवीपी भी जेएनयू के अंदर शायद एंटी रिजर्वेशन इतना नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको बता अच्छा। दें कि 2006 में जब ये अर्जुन सिंह जो मिनिस्टर थे एचआरडी, उन्होंने जब ये इम्प्लीमेंट कराया था, तो बहुत सारे एबीवीपी के लोग ही यूथ फॉर इक्वालिटी में चले गए थे, और उन्होंने हम्म। इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो जो ऑफिशियल पोजीशन थी, वो किसी भी पार्टी की ऑपोजिशन की नहीं थी 2006 में। तो चाहे वो लेफ्ट पार्टी, बस लेफ्ट पार्टीज उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अपोज भी नहीं कर रही थी। बस वो बड़ा एक साइलेंट थी, हाँ, कि 89 में लेफ्ट पार्टीज एकदम बढ़ चढ़ के, जो स्टूडेंट है पर्टिकुलरली, आप नेशनल पॉलिटिक्स की बात छोड़ दीजिए, कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो अपनी पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में वो तो हाँ ही बोलती है कि हाँ हाँ सामाजिक न्याय है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स था 89 में, क्योंकि 90 की बात अगर देखें तो बहुत कम मात्रा में आपको दलित स्टूडेंट दिखाई देंगे, आदिवासी, जो उतना फोर्सफुली उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। तो 90 में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो इसलिए आपको दिखेंगे कि एबीवीपी से लेकर के, लेफ्ट से लेकर के, सारे लोग उसको अपोजिशन में उतर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है हल्का सा आपको 2006 तक, उसके वजह से भी। और एक पूरे देश का पॉलिटिक्स बदल चुका है हमारे 2006 में आते आते। तो उसके चलते आप देखेंगे कि जो अपोजिशन भी हो रहा है, वो एक अलग मात्रा में हो रहा है। तो जो खुल के जो आ रहे, कि मतलब जो लेफ्ट पार्टीज खुद जो होंगे कि भाई हम लेफ्ट में बिलीव करते हैं और हम इसको अपोज कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट बोलने वाले कम थे। उन्होंने सीधा जाकर के यूथ फॉर इक्वलिटी ज्वाइन कर ली, और वहां पे वो पार्टी लड़ी इलेक्शन। और उस इलेक्शन की खासियत ये है कि उसमें एबीवीपी को सबसे कम आपको वोट मिले, और वही इलेक्शन, वो सारा वोट आपको चला गया था यूथ फॉर इक्वालिटी। तो एबीवीपी में बहुत ज्यादा तादाद में आपको एंटी रिजर्वेशन जो ओपिनियन रखते हैं वो स्टूडेंट्स आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन ओपनली कोई नहीं लिखता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है, जैसे उनको भी तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट चाहिए होते हैं।
इसके मुद्दे पर ऑफिशियली कोई पोजीशन नहीं लेता। सेम थिंग, मतलब अब आप देखते हैं कि नेशनली मतलब बीजेपी का वो दे विल नेवर से कि रिजर्वेशन, दे अपोज रिजर्वेशन, बट अनऑफिशियली उनके काफी मिनिस्टर्स या नॉट मिनिस्टर्स बट उनके लोकल लीडर्स, स्टेट लीडर्स कुछ ना कुछ इस टाइप के कमेंट्स मारते रहते हैं। तो वो ऑफिशियल पोजीशन ना होते हुए भी अनऑफिशियली कुछ ना कुछ पोजीशन दिखती है, क्योंकि वो ऑफिशियली वो पोजीशन ले नहीं सकते। नहीं, आ, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है ना, कि जो हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए वो अश्योर करना जरूरी है कि हम इस मुद्दे पे आप ही के साथ हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट ऑन द लेफ्ट पार्टीज। मतलब राइट तो ठीक है, लेफ्ट भी मतलब जो अपने आप को इतना ट्रेडिशनली इंटेलेक्चुअल और प्रोग्रेसिव मान रहा था, वो ये कास्ट और कास्टिज्म और रिजर्वेशन के मुद्दे पे मतलब एक तरीके से फॉर अ वेरी डिसेंट चंक ऑफ टाइम वो शायद वो एक पिछड़ा रहा, या उसने कभी वो समझा नहीं उस बात को। नहीं, समझ एक्चुअली क्या है, समझा अगर हम बोलेंगे कि वो समझे नहीं, तो हम एक्चुअली उनको फिर अच्छे से क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएंगे। हम्म ये हम्म समझे नहीं मतलब कि हाँ भाई हमसे गलती होगी, हम समझ नहीं पाए उस मुद्दे। रादर अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट जो इस्तेमाल किए गए, वो कहीं ना कहीं जो राइट विंग नहीं उसको उसका फायदा हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने कहा कि कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास इंपॉर्टेंट। हाँ, अब जैसे टिपिकल। ही आपने ये बोल दिया, तो हाँ जो भी हाँ कास्ट को लेकर के जो मुद्दे आ रहे हैं, जो दलित पॉलिटिकल पार्टीज, जो दलित सोशल मूवमेंट्स खड़ी कर रहे हैं, उसको आपने डिलीजिटिमाइज कर दिया। हाँ, आपने बोल बिल्कुल। दिया कि ये मुद्दे ही नहीं है, आपका हाँ मुद्दा मुद्दा ही नहीं है। अब उसका डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है? वो राइट विंग को हो रहा है। ये राइट विंग भी यही बोल रही है कि यार आपको जाति को क्यों बोल रहे हो, आप धर्म पे बात करो। तो उस अलग अलग तरीके से वो भी और लेफ्ट का भी यही हिस्ट्री है कि उन्होंने जब रिजर्वेशन का भी विरोध ही किया है ऑफिशियली, बोला है कि ये मिडिल क्लास है, ये इसका कुछ, ये मिडिल क्लास लोगों का फायदा होगा, इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है समाज में। तो बहुत सालों तक उनकी ऑफिशियल पोजीशन यही रही है। आज भी उसकी पोजीशन हो सकता है कई हद तक कि वो पब्लिकली जैसे बोले नहीं उस चीज को, लेकिन प्राइवेटली बोल सकते कि नहीं नहीं उसमें ये होना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी की पोजीशन है, लेफ्ट की पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं एक साथ आ जाती है। उसके हम्म। रीजनिंग अलग अलग देते हैं। वो वो बोलेंगे कि नहीं हम क्लास में बिलीव करते हैं, क्लास का जो इम्पोर्टेंट है वो मुद्दा ज्यादा जरूरी है। बीजेपी कुछ और बोल सकता है, लेकिन उसका कंक्लूजन ये हो जाता है कि सारे लोग मिलकर उसका विरोधी कर रहे हम्म हैं। तो वो जो बोलना कि वो समझ नहीं पाए, ये थोड़ा उनको ना बहुत आसानी से छोड़ देना है। इसे अगर आपको पकड़ना है तो उनको सही मुद्दे पे पकड़ना होगा कि वो सही में आप सोच रहे थे वो विचारधारा के तहत था या कोई और चीज थी उस चीज की, या आपने सिर्फ विचारधारा का आधार लिया उसको विरोध का। और लेफ्ट में तो आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू है ही कि द मोमेंट द जैसे क्लास आता है तो और दूसरे तरीके का ऑपरेशन, जो भले जेंडर का हो, कास्ट का हो, या कुछ थर्ड तीसरे तरीके का हो, वो बहुत ही शायद साइडलाइन हो जाता है, और वो क्लासिज्म ही इज लाइक इज बिकम्स द अल्टीमेट थिंग फॉर देम। नहीं, अभी जैसे कि क्या, जब मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े भी मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो क्लास के नाम पर आप मोर और लेस वही पॉलिटिक्स कर रहे हो जो बाकी कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है। कि आप अगर बंगाल का एग्जाम्पल ले, तो 34 इयर्स के उनके रूल में उनका पूरा जो वहां पे डोमिनेंस रहा है, जहां पे उनका वो पूरा अपर कास्ट डोमिनेंस रहा है पार्टी के अंदर भी। और आपको जो मिनिस्टर बने, आपके चीफ मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, आपकी पार्टी से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जो राज्यसभा में गए, वो प्रिडोमिनेंटली अपर कास्ट थे। मतलब उन्होंने तो बीजेपी और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया था इस मामले में। अच्छा। तो हाँ, तो आप अगर कई अरे। स्कॉलर्स ने स्टडी किया है पूरे 30 साल का, पूरे 50-60 साल का स्टडी किया है, उन्होंने स्टेटिस्टिकली दिखाया है कि जैसे बाकी पार्टीज अपने आप को बदलाव में लाती है कि हाँ अब समझ में आ रहा है कि भाई चलो अब ये ओबीसी पार्टी कम्युनिटीज है, अब वो थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही है, तो पार्टीज उनके कुछ कुछ कैंडिडेट्स को दे देती है सीट्स कि चलो भाई अब इनको भी खुश रखना जरूरी है। लेफ्ट पार्टीज ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने उस चीज को पूरी तरह दबा दिया था। उसका यही परिणाम हुआ कि पूरे 34 इयर्स के रूल में प्रिडोमिनेंटली अपर कास्ट लीडरशिप रही है उनकी। मतलब छोटी मोटी अपनी पोजीशन दे दी पार्टी के अंदर, लेकिन जो पावर, रियल पावर होती है कि आपको मिनिस्टर बनना है या आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, रिजर्वेशन का जो है उतना तो आपको देना ही है। उसके अलावा पार्टीज हैव कंप्लीटली सप्रेस्ड इट। और उसका आर्ग्यूमेंट आप क्लास ले सकते हो कि क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके आड़ में आपने वही किया जो शायद बीजेपी भी करती है और कुछ हद तक कांग्रेस ने भी किया।
कि आपने कास्ट का जो डोमिनेंस था उसी को रिप्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है हमारे समाज का, उसमें यही वही है रहा। कि जो सवर्ण है वो ज्यादा पावर में है, और आपका जो पॉलिटिक्स है वो आपका एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स, जिसको बोलते हैं बदलाव की राजनीति है आपकी। लेकिन हमको जो स्टेटिस्टिक्स दिखता है वो यही है कि आपकी राजनीति बदलाव की नहीं रही है उस तरीके से। वो आप हो स्टेटस सकते, को कंफर्म करा है। हाँ, तो आप हो सकता है आप बोले कि इस मुद्दे पे हमने एक अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन सत्ता का जो केंद्र रहा है वो सवर्ण ही रहा है, और आज भी लेफ्ट पार्टीज का जो डोमिनेंस है वो, अब भले ही अब बोलेंगे, एक सीपीआई बोल सकती है कि डी राजा एक दलित समाज चाहते हैं उनको बनाया है, लेकिन अब हमारा ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे हमारा एक क्रिटिसिज्म है कि जब पार्टी सत्ता में होती है, अगर तब वो शायद प्रेसिडेंट बनते तो बात अलग थी। अब आपकी पार्टी पूरी डिक्लाइन में है, हर जगह हार रही है, अब वो हारे हुए पार्टी के आप प्रेसिडेंट बना रहे हो तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। तो वो उतना चेंज नहीं है उस पार्टी में अभी भी आए, और वो शायद मुश्किल है, क्योंकि अब ये इतना दबाव हो गया है कास्ट कास्ट के मुद्दे का, कि अब मजबूरी हो गई है लेफ्ट पार्टीज के पास, कि वो अब ना चाहते हुए भी उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हाँ, कि जाति का मुद्दा बहुत जरूरी है, और इसको हम बात करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा अपना काम भी बॉम्बे के लेफ्ट पॉलिटिक्स से थोड़ा लिंक्ड है, और मेरा अपना, मैं उनसे काफी बात करता हूँ जो लेफ्ट पार्टीज में है, उनका अपना ये मानना है कि ठीक है, अब आप इतना आप जोर लगा रहे हो ना, तो हम जाति के मुद्दे पे बात कर लेंगे, लेकिन असली लड़ाई क्लास की है। तो आज भी उन्होंने एक हायरार्की तैयार कर दी है कि ठीक है भाई, आप इतना परेशान कर रहे हो तो हम उस मुद्दे को भी डील कर लेंगे, लेकिन असली लड़ाई जो हम बोल रहे थे पिछले 100 साल से वही है कि क्लास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो भी इंडोक्ट्रिनेट हो चुके हैं ना, मतलब अब वो मतलब वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं, हाँ। हाँ ठीक है, मतलब उसका, लेकिन अभी जो है वो छात्र जो है, छात्र राजनीति में बहुत फर्क आया है उसमें, कि छात्र राजनीति अब उनको, वो जो लेफ्ट पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो उतना कन्फ्रंट नहीं कर पा रही है उस चीज को, लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट कन्फ्रंट कर पा रहे हैं, और नंबर जो है स्टूडेंट का उनके साथ है, कि जो कास्ट के मुद्दे पर जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, जैसे मैंने आपको जो कहा कि कास्ट का डोमिनेंस है एक पर्टिकुलर सारी लेफ्ट पार्टीज में, तो वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आ रहा है, और उसका जवाब लेफ्ट पार्टीज के पास नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अच्छा जवाब नहीं है, कि वो मतलब उसमें कुछ अलग बोल सकते हैं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है अच्छा उस चीज का। हम्म, करेक्ट। इसमें एक एक जो हमारा थ्रेड जो थोड़ा सा छूट गया था, मैं उसको वो थोड़ा सा पिकअप करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 2 पॉइंट बोले थे जब हम एसटी-एससी के स्ट्रगल की बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी स्पेस में। तो आपने 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोले थे, एक एम्स का रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन और टीचर्स का हरासमेंट इन यूनिवर्सिटी। तो मैं पहले टीचर्स वाले मुद्दे पे थोड़ा सा आना चाहता हूँ बिफोर आई गो टू एम्स, कि टीचर्स में जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि पीएचडी में हम देखते हैं कि कास्ट जब ऑपरेट करती है, तो कि मतलब एक सवर्ण टीचर है तो वो दलित स्टूडेंट को मतलब दे आर नॉट एंटरटेनिंग देम और दे आर नॉट गिविंग देम द ड्यू टाइम दैट दे डिजर्व। इसके अलावा आपके पास और किस तरीके से हम देखते हैं कि ये कास्ट जब ऑपरेट करती है इन टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर स्टूडेंट का ये होता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि ग्रेडिंग का मुद्दा है, कि आपको डिफरेंशियल ग्रेडिंग दिखाई देती है, कि कई बार प्रोफेसर कम ग्रेड देते थे, वो एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा जो आपको मैंने बताया, कि जो टीचर्स हो रहे हैं वो डिले कर देते हैं आपको, तो उससे आपको मेंटल हैरेसमेंट कॉज हो जाती है, तो उसके वजह से आपके परफॉर्मेंस पे बहुत तकलीफ होती है। फिर उसके बाद होता है कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके आगे की करियर में भी। तो आपके वो सुपरवाइजर आपको प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कहीं पर, आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, अगर प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं तो फिर रिकमेंडेशन लेटर्स लिखना होता है आपको, आपके जॉब्स के लिए, फेलोशिप्स के लिए, तो उसमें कोऑपरेट नहीं करते आपको, तो और अननेसेसरीली डिले किया जाता है। और ये बहुत ही रैम्पेंट है, मतलब कुछ एक 10% शायद अच्छे प्रोफेसर्स होंगे जो उतनी तकलीफ नहीं देते, लेकिन मोटा मोटी काफी हद तक स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रही है कि एक तो, या फिर सुपरविजन अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, ये आपको मोटा मोटी ऊपर ऊपर के कमेंट दे देंगे यार, वो आपको, आप फिर उस तरीके से एज अ स्कॉलर डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पीएचडी का जो टाइम है आपका 3 4 5 साल जो भी होता है, वो आपका ट्रेनिंग का टाइम होता है, कि उस समय पे आप सीखते हो
कि एक विषय को कैसे समझना है, उस विषय को कैसे लिखना है एक पर्टिकुलर तरीके से, उसमें आर्ग्यूमेंट क्या होती है, वो आपको डिसएग्री कैसे करना है, और उसी से आप डेवलप होते हैं आगे जाकर। तो ये पीएचडी का जो 4-5 साल का जो समय होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए। और वहां पे अगर आपके सुपरवाइजर पर्टिकुलरली आपको मदद नहीं करते, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होती है। और जिसको बोला जाता है कि आपके पास सोशल कल्चरल कैपिटल है, तो सोशल कल्चरल कैपिटल डायरेक्टली कास्ट से लिंक्ड है। तो आप अगर सुपरवाइजर आपको मदद नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कोई दोस्त है क्या जो आपको मदद कर सकते? तो आपके पास वो दोस्त भी नहीं है, तो फिर आप काफी बड़ी मुश्किल में आप रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% करते, लेकिन मेजोरिटी डेफिनेटली स्टूडेंट्स की काफी तकलीफें हैं। वो इस चीज को बयान इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं ये मेरी नौकरी में कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्योंकि उस जैसे मैंने कहा कि पीएचडी का एक चीज होता है कि पीएचडी खत्म होने से आपके रिलेशन खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद आपको फेलोशिप्स के लिए उन्हीं के पास जाना होता है कुछ साल कम से कम, कि भाई आप रिकमेंडेशन लेटर लिख दीजिए कि ये फेलोशिप के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहता हूँ। वहां पे आपको तकलीफ दे सकते हैं कि आपकी डेडलाइन मिस हो जाती है, आप वो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स सबमिट नहीं करते टाइम पर। तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ये जुड़ा होता है आपका करियर। तो उनको डर लगता है कि कहीं यही प्रोफेसर के जान पहचान वाले इंटरव्यू में ना बैठ जाए, और अगर मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो मुझे आगे नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर मुझे कोई छोटी मोटी फेलोशिप भी नहीं मिलेगी। तो उस चक्कर में है कि कुछ जो मुद्दे जो मैंने आपको बताया हैरेसमेंट के, वो तो कुछ एक हाथ दूसरे हमारे ध्यान में आ गए, लेकिन ऐसे कितने होंगे स्टूडेंट जो बताते भी नहीं है इसी डर से कि आगे उनका फ्यूचर करियर ना खराब हो वो अब्यूज मतलब बेसिकली ये तो अब्यूज ही है, मतलब इमोशनल अब्यूज या किस तरीके का मेंटल हरासमेंट है जो चालू ही है। जाए। हाँ, इसलिए टीचर्स में भी रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं टीचर्स में तो देखिए रिजर्वेशन तो है, लेकिन कौन कौन स्टूडेंट किस प्रोफेसर के पास जाएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं हो सकती ना। तो क्योंकि जो दलित प्रोफेसर होंगे या आदिवासी प्रोफेसर होंगे, उनके पास भी सवर्ण स्टूडेंट जा सकते हैं उनकी एक्सपर्टीज देख करके। तो वो नेसेसरी प्रोटेक्शन नहीं है, बस ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट रहने से, अगर मानो फैकल्टी की जो मीटिंग हो रही है वहां पे अगर ये मुद्दा आता है, तो वो प्रोफेसर उसको इंटरवीन कर सकते हैं उस मुद्दे। लेकिन ओवरऑल जैसे हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट केस में देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सेक्सुअल हरासमेंट केस में यही होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो इलेक्शन के तो से वहां इलेक्ट होते हैं, फिर वहां फैकल्टी से रिप्रेजेंटेशन होता है और कर्मचारियों से होता है, और इनके पास काफी हद तक पावर्स होती है डिसाइड करने के लिए केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के मुद्दों पर। लेकिन इसी आधार पर जैसे 2005 की बात है, जब मैं खुद स्टूडेंट था एमफिल का जेएनयू में, तो दलित स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली आदिवासी स्टूडेंट ने काफी प्रेशर किया था कि जो जीएस कैश जिसको बोलते हैं जेएनयू में, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उसी के आधार पर कास्ट और जो आदिवासी स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, वैसी भी कमिटी का एक प्रोविजन हो, ताकि इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां कमिटी में रहे, और ऐसी कोई केस आती है तो उस पर चर्चा हो। लेकिन इंटरेस्टिंग ये बात थी उस समय की, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था, सक्रिय था, मैं ध्यान दे रहा था इस चीजों को कि जो महिला स्टूडेंट जो जो कमिटी थी, जेंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली कमिटी, उस पे बहुत ही वोकल थी। उन्होंने भी इस कमिटी का विरोध किया, तो जो सवर्णा लेफ्टिस्ट स्टूडेंट थी महिलाएं, उन्होंने भी इस कमिटी का विरोध किया था कि नहीं नहीं ये सब ठीक है, लेकिन कास्ट की होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जेंडर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन कास्ट होना जरूरी है। तो ये स्प्लिट आपको दिखाई देता है, और इसी का जो एक आपको देखेंगे कि आज यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसने एक सर्कुलर निकाला है, पर्टिकुलरली ये रोहित वेमुला के बाद की डेवलपमेंट है, कि हर यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि आपने कमिटी का आपको गठन करना है, कि जहां पे कोई दलित स्टूडेंट को अगर हेरेसमेंट हो रही है तो वो उसको वहां जा सके। लेकिन आप देखेंगे कि आज के डेट में भी बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज होंगी जहां पे ये कमेटी का गठन हुआ है। तो उसका मतलब यही है कि आपके पास जो मैकेनिज्म्स है, वो आप मैकेनिज्म्स ही नहीं खड़े कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल एग्जांपल लिया जाए कि अगर आपके इलाके में पुलिस स्टेशन ही नहीं है, तो जो फर्स्ट प्राइमरी जो जगह है जहां आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो वही नहीं होगी, तो फिर आगे की आप जान ही सकते हो कि उस इलाके में क्या ही हाल होगा, पूरा केओस होगा, कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है उस तरीके से। तो सटल लेवल पर बहुत दिक्कतें आती है,
स्टूडेंट्स चुप इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि उनको फ्यूचर का उनका बहुत चिंता होती है, तो उस मुद्दे पर वो थोड़े से शांत हो जाते हैं। क्या एक एक मेरे को क्विक पॉपअप क्वेश्चन आया सुमित कि हाँ, क्या हाँ। हमें जो रैगिंग जो एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा था स्टूडेंट का और यूनिवर्सिटीज का, क्या रैगिंग में हमको कास्ट दिखती है, और दिखती है तो किस तरीके से दिखती है? क्योंकि नहीं। रैगिंग इज अ सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, लाइक सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का लड़का हुँ, लड़की हुँ। वो फर्स्ट ईयर को रैग करते हैं। अभी तो पता नहीं, मैं तो मेरे को भी ग्रेजुएट हुए इतने 7-8 साल हो गए, और हमारे टाइम पे तो बहुत बंद हो गए थे ऑलमोस्ट। हुँ, बट हुँ। फ्रॉम व्हाटएवर यू माइट हैव सीन, तो वहाँ पे क्लास का इश्यू आ जाता है या हायरार्की इश्यू रहता है या वहाँ पे कास्ट का इश्यू आता है, या क्या रहता है वहाँ पे? नहीं, ये सारे ही आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ कास्ट का मुद्दा आता है। क्लास भी आता है। और जैसे क्लास के मुद्दे पर है, वहाँ पे भी लोग मज़ाक उड़ा सकते हैं क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने नहीं एक्सपीरियंस किया, थैंकफुली मुझे भी कभी ये देखने का मौका नहीं मिला उस चीज़ को। लेकिन जो सारे अलग-अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम सोसाइटी में हैं, चाहे वो जो विमेन के अगेंस्ट, जो महिलाओं के अगेंस्ट जो लोग कुछ-कुछ पासिंग कमेंट कर देते हैं, ये सारे चीज़ रैगिंग में आ जाते हैं। क्योंकि रैगिंग यही है कि आपको हैरेस करना है सामने वाले। तो ये हुँ। हैरेस करने का तरीका आप कहाँ अलग से नहीं ढूँढोगे यूनिवर्सिटी के अंदर। ये आप रिप्रोड्यूस करोगे, इस भाषा को रिप्रोड्यूस करोगे आप, उसी भाषा से आप ग्रुप्स को टारगेट करोगे। तो वो सारी जो गाली-गलौज जो चल रही है आपकी समाज में, वो यहाँ पर भी आएगी। हल्की-फुल्की थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हो सकती है, 1 आध इंच इधर-उधर, लेकिन ये आपको भारी मात्रा में दिख सकती है। अब यही हो रहा है प्रॉब्लम कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा इंजीनियरिंग स्कूल्स होंगे, ये अलग-अलग स्कूल्स होंगे। अब यहाँ की रैगिंग भी पता नहीं चलती है। अब लोग कह हाँ, रहे हैं कि हाँ। रैगिंग बंद हुई है, लेकिन रैगिंग चल रही है आज भी हल्की, छोटी मात्रा में। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स डरते हैं कि आपको सीनियर स्टूडेंट्स का हमेशा कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है आपकी टेक्निकल लाइन में शायद। मेडिकल स्टूडेंट के भी यही हाल होते हैं। तो वो कुछ हद तक वो सह लेते हैं। तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई रिपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। और जब तक ये रिपोर्ट नहीं होगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये कितना भयानक है ये पूरा, जो पूरा सत्य है, ये पूरी सिचुएशन है, ये काफ़ी भयानक है। और अलग-अलग रीज़न होते हैं हर एक के रिपोर्ट नहीं करने के। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट और सुपरवाइज़र का जो रिलेशन है, उसमें भी कई नहीं कर पाते हैं। उनके अलग रीज़न होते हैं। उसी तरह आपकी जो स्टूडेंट्स के होते हैं, जैसे कि आपके इंजीनियरिंग में होता है कि जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, अ, वो कुछ कमिटी बनाते हैं जो जिसमें फिर कैंपस में इंटरव्यूज़ होते हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जॉब्स में। तो ये सारी चीज़ें भी स्टूडेंट्स के ध्यान में होती है कि आप किस हद तक लड़ाई कर सकते हो ये चीज़ों को लेकर। और देन उनके अपने फैमिली सिचुएशंस आ जाती होंगी, एंड हर कोई इतना आउटस्पोकन नहीं होता है। लाइक आई ऑलवेज से दैट आउटस्पोकन इज फॉर द प्रिविलेज वंस, क्योंकि वो हम जो थोड़ा सा एक अच्छे सॉर्ट ऑफ एक 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 प्रिविलेज का वहां से आते, तो हमको हमेशा से एक थोड़ा सा रहता है कि हमारी बात हम बड़े खुल के रखे, बट हर किसी में वो शायद वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है कि वो बोल सके कि ये प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, क्योंकि हमें पता मतलब है कि हमारी सोशल कैपिटल है, लाइक वी कैन मैनेज इट एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। हाँ, मतलब वो तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो लोग बोलते हैं ना कि हमने सोचा नहीं, वो इसलिए नहीं सोचा कि इतना प्रिविलेज में आप इन्वॉल्व्ड हो, कि आपको हाँ, ये हाँ। पता ही नहीं चलता कि ये भी हो सकता है मेरे साथ कभी। हुँ। मतलब ये इट्स अनइमेजिनेबल, बट दोज़ हू कम फ्रॉम द ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़, उनको पता होता है कि एट एवरी मोमेंट दे आर अलर्ट, कि बिकॉज़ दे नो दैट दे डोंट हैव इट, दे आर डेफिनिटली अलर्ट। Sometimes the conditions provide them those particular situation where they can articulate those issues. तो उसके लिए नंबर्स बहुत जरूरी होता है कि आपको एक जब पता चलता है कि हाँ कम्युनिटी है वहां जाके आप बात रख सकते हो, तो डेफिनेटली आप रखते हो। जैसे लेकिन हर कम्युनिटी में होता है कि सारे लोग वोकल नहीं होते। अ, वैसे हर कम्युनिटी के जो वॉइसेस होते हैं, कुछ कम ही लोग होते हैं जो आगे आकर के बात करते हैं इस चीजों को लेकर। हुँ। हाँ, ये एम्स में आपने कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी रैम्पेंट है। हम्म। ब ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर और एमबीबीएस एज़ अ प्रोफ़ेशन को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एलीट माना गया है, और उन्होंने हमेशा रिज़र्वेशन को एक सॉर्ट ऑफ एक नॉन मीडियोकर सॉर्ट ऑफ एक पॉलिसी देखी, जो नॉन मीडियोक्रेसी जो सॉरी जो जो मीडियोकर प्रमोट करती है, मीडियोक्रिटी प्रमोट करती है,
इसलिए है ये? इज दिस द रीजन और देयर इज मोर टू इट? जो डॉक्टर है और इंजीनियर दोनों भी, एंड पर्टिकुलरली डॉक्टर्स, उसका अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि उसका ना शिफ्ट आई है काफी, डॉक्टर और दोनों फील्ड में। कास्ट के जो अपने प्रेजुडिसेस है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, वो तो रहेंगे हमेशा। कि हमेशा होता है कि इसमें कास्ट मत लाओ, ये एक ऐसी फील्ड है कि जैसे साइंटिस्ट है सारे हमारे, कि वहां पे मत लाओ रिजर्वेशन, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशलाइज चीज है, वहां पे आप इनएफिशिएंसी नहीं ला सकते। ओके। लेकिन जहां तक डॉक्टर की बात है, ये हमारे मिडिल क्लास एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। कि नॉर्मल मिडिल क्लास जो फैमिली है, उसकी एस्पिरेशन शायद आज थोड़ी बदल गई होगी, लेकिन काफी हद तक ये थी कि दो ऑप्शन है आपके बच्चों के पास, इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर। अब चक्कर ये है कि सारे की सारी एनर्जी आपकी इस दो फील्ड में लग रही है। लेकिन 1990s, ये थोड़ा उसके पहले थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं। उसमें ये हो रहा है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी मात्रा में खुल रही है, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, एम्स की तरह जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है मेडिकल के, वो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है और जो स्टूडेंट्स जिस तरीके से उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैच नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट की पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस। और इसीलिए आपको वो झगड़ा भी उस तरीके से ज्यादा दिखाई देता है कि लोग इस पे, लोगों को ऑब्वियसली दिक्कत है कि जो रिजर्वेशन के जो विरोध कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम है कि जो मेरे से 2% कम आया वो जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी इनको कोई तकलीफ नहीं है कि उनसे 15% कम जिसको है, लेकिन वो 1-1 करोड़ की कोई डोनेशन देके जा रहा है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में। आप जैसे देखेंगे जो पेमेंट सीट्स जिसको कहते हैं, या फिर जिसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटा होता है, तो ये जो देखेंगे इसका भी नंबर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा हुआ है। तो जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है इसके खिलाफ कि ये मेरिट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो वो एब्सोल्युटली गलत आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि अगर ये सही में मेरिट के कॉम्प्रोमाइज की अगर आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, तो उनको हर एक इंसान से तकलीफ होनी चाहिए कि जिनके एब्सोल्युटली मिनिमल मार्क्स है, 30, जो सवर्ण कम्युनिटी से आते हैं लेकिन उनके हार्डली मार्क्स होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स वो एक 50 लाख की डोनेशन दे पा रहे, वो वहां मेडिकल एडमिशन ले पा रहे, तो वो उनका विरोध नहीं कर रहे। विरोध सिर्फ यही हो रहा है। और बहुत ऐसी कोई स्टडीज नहीं अभी फिलहाल हमारे पास कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के जो रिजर्वेशन से आते हैं और जो मेडिकल डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कि ऐसी अभी तक कोई भी स्टडी नहीं हुई है जिन्होंने इनका परफॉर्मेंस स्टडी करके बताया कि ये कम परफॉर्म करते हैं। तो ये मोस्टली आपके जो कास्ट को लेके जो हेटरेड है, उसी को आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बस मेरिट के नाम पे आप उसको लगा रहे हो, मेरिट का लेबल। हालांकि आप देखेंगे ओवरऑल सिचुएशन, हर चीज में आपका फिर विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध नहीं होता। काफी इंटरेस्टिंग। एक एक आई थिंक बिकॉज हम यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं सुमित, आई थिंक एवरीबॉडी जो भी सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि भाई जेएनयू के साथ दिक्कत क्या है। तो what is wrong with the university, or what is, or I, as I would like to call it, what is right? It's too much right, like not in terms of right and left, but it is वो काफी idealistic है, but हाँ मतलब what is your viewpoint about it? नहीं, जो भी मतलब मेरी तरह जो भी छात्र कभी उसका एसोसिएशन रहा है जेएनयू से, वो ज्यादातर उसकी तारीफ ही करेगा। मतलब इवन दो मैं काफी मुद्दों पर क्रिटिकल रहा हूँ पॉलिटिक्स का, लेकिन उस स्पेस का मैं क्रिटिकल थोड़ा सा कम रहा हूँ। कि जैसे बदलाव आने थे, वो देश के जो बदलाव थे उस तरीके से वहां पे भी धीरे धीरे बदलाव आया है, लेकिन उसमें छात्र राजनीति का बहुत कम कंट्रीब्यूशन रहा है। जहां तक एक मुद्दे की बात हो रही है कि अब इंटेलेक्चुअल्स जो थे जेएनयू के, वो काफी हद तक जो आपका पब्लिक डिस्कोर्स होता है, अलग अलग मुद्दे पे बात रखते हैं, तो इसकी वजह से जेएनयू काफी सेंटर में रहता है, अटेंशन में। दूसरी बात यह है कि जेएनयू के स्टूडेंट दिल्ली में होने की वजह से वो तुरंत आपकी नेशनल मीडिया भी आपको कैप्चर कर लेती है। मतलब मैं तो कहूंगा कि मैं जेएनयू का स्टूडेंट होने के बावजूद, एक स्टूडेंट होने के बावजूद कहूंगा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा रेडिकल है, और वो एक अच्छी राजनीति भी रखते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारा फिजिकल लोकेशन जेएनयू का दिल्ली होने की वजह से हम जेएनयू के बच्चे सारी लाइमलाइट ले लेते हैं।
मेरा दूसरा ये मानना है जेएनयू के मामले में कि ये आपने जो कहा कि ये जेएनयू में क्या मसला है भाई, ये क्यों हर बार न्यूज में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ना जेएनयू को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेती है। मतलब स्टूडेंट भी कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेती है जो सत्ता में होती है। जेएनयू का आपने मुद्दा कुछ लगा दिया तो वो न्यूज में अपने चलते रहता है कई दिन, और वो एक बहुत ही अच्छे से डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कहूंगा कि जो जेएनयू के मुद्दे उठ रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहीं ना कहीं जो उनको कॉर्नर किए जा सकते हैं मुद्दे, उनसे अगर ध्यान हटाना है तो कहीं ना कहीं वो जेएनयू को वो अपना वो गिनी पिग बना देते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में, अब सभी जानते हैं कि जो फॉलो कर रहे हैं, जो अच्छी न्यूज फॉलो कर रहे हैं, जो बहुत ही रिस्पेक्ट मतलब जिसको ऑथेंटिक न्यूज माना जाए, उन्होंने क्लियरली दिखाया कि वो डॉक्टर टेप्स थी, कि वो नकली टेप्स थी और उसमें ऐसे कुछ कहीं कुछ हुआ नहीं था। लेकिन ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको फायदा हो सकता है इस डाइवर्जन से, उन्होंने काफी दिन उसको चलाया टुकड़े टुकड़े गैंग को। पार्लियामेंट कन्हैया, में चलाए भाई। हाँ, तो क्योंकि उसका बैकड्रॉप ये है जो बहुत कम लोग समझते हैं कि उसका बैकड्रॉप है रोहित वेमुला का सुसाइड जो करना पड़ा उसको फोर्सफुली, मतलब बिकॉज ऑफ द ओ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जो मूवमेंट निकल के आई थी वो बहुत हाँ। पावरफुल मूवमेंट थी, और वो मूवमेंट आपको आप देखेंगे कि चाहे वो एचआरडी मिनिस्टर हो उस समय की स्मृति ईरानी जी हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, उनको सबको डिफेंसिव मोड में जाना पड़ा था। और वो बहुत ही हम्म पावरफुल मूवमेंट था उस समय का। और जो अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है या फिर जो भी दलित स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है देश की, उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली उस मूवमेंट को चलाया था जिसमें ग्लोबल प्रोटेस्ट हुए थे पहली बार। अब उस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए ये टुकड़े टुकड़े का आपको ड्रामा करना पड़ा जिसमें कोई तथ्य नहीं था, और ये बहुत ही लोग सही। बहुत ही कम इसको बात करना चाहते हैं इस चीज को लेकर के। तो इसका मतलब ये नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उसके बाद जो हुआ वो सही हुआ, जो गलत ही हुआ है, जो पुलिस की जो बाद में रेड हुई कैंपस में और बेकार में स्टूडेंट हैरेसमेंट हुई जेएनयू में भी। लेकिन उसका बैकड्रॉप आपको रोहित वेमुला के मूवमेंट में मिलता है कि जहां पे सरकार एकदम मजबूर हो गई थी और सरकार के पास कोई जवाब नहीं था उसको लेकर के, कि बाद में तो मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ा, वहां के वाइस चांसलर के ऊपर थोड़ा सा उनको कुछ दिखाना पड़ा। हालांकि बहुत कुछ बदला नहीं है, लेकिन उस समय का काफी डिफिकल्ट पॉलिटिकल सिचुएशन थी। आप देखेंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, देश के प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल सारे हैदराबाद जा करके वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एड्रेस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं वो जो हैदराबाद के स्टूडेंट्स है उनकी भी एक क्रिटिसिज्म रही है, और यही मैं उसको रिटरेट कर रहा हूँ कि ये जो कन्हैया कुमार जो उस मुद्दे को लेकर के गए, वो डाइवर्जन ही था उस चीज का। तो वो कन्हैया कुमार के माध्यम से उस मुद्दे को ही दबा दिया गया इवेंचुअली, जो पूरा वो राष्ट्रवाद का मुद्दा बन गया। वो मतलब जो जाति का मुद्दा जो बहुत अच्छे से आगे आ रहा था, कि जो दलित स्टूडेंट के साथ जो बुरी तरह बर्ताव हो रहा है कैंपसेस में, वो अच्छी तरीके से डिस्कशन में आ रहा था, बहुत ही सारी मीडिया उसको कवर कर रही थी। वो अचानक से मुद्दा राष्ट्रवाद वाला बन गया कि स्टूडेंट्स देशद्रोही है बाप या राष्ट्रवादी है। तो वो अरे बाप उस रे। हाँ, तो उस एंगल में हमको जेएनयू का समझना है कि जेएनयू का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से किया जाता है, और इसलिए जेएनयू न्यूज में रह जाती है कि जेएनयू करते ही पूरी मीडिया उसी पे पीछे लग जाती बाप रे। दिस चेंजेस एवरीथिंग। मतलब मेरे को थोड़ा सा कुछ सेकंड्स चाहिए ये ऑब्जर्व करने के लिए। है। नहीं मतलब मेरे को ऑब्वियसली आई आई न्यू कि वो टुकड़े टुकड़े वाला नैरेटिव और वो तो बकवास ही था एंड एवरीथिंग। बट बट ये जो आपने पर्सपेक्टिव दिया ये तो बिल्कुल नया है। मतलब ये तो मेरे को मेरा आई डिड नॉट हर्ड अबाउट इट, आई डिड नॉट इवन रेड इट, या मेरी गलती है मैंने शायद पढ़ा नहीं था। नहीं, ये बट आपने आपकी नहीं वंदित, ये चक्कर है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है ना, वो उसी में खेलते रहती है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जो है वो नेशनलिज्म का नैरेटिव पसंद है, फिर कौन राष्ट्रवादी है सच्चा, फिर उसी में वो उलझ जाते हैं। वो होता है कि जो हमारी जो रूलिंग पार्टी है ना, वो ऐसे एक छोटा सा बॉल ऐसा फेंक देती है और ये इसी में खेलते रहते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमें जो एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ के रखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रद्रोह ये चीजों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार हमेशा ही, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सरकार, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसका काम ही है कि डाइवर्ट करना है इस चीज को, हमको ध्यान हटाना है। क्योंकि ये ज्यादा, जैसे आप देखेंगे कि
जैसे हमारे सारे मजदूर हैं कि जैसे उन्होंने चलना शुरू किया, पहले 4-5 दिन कोई सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे उनको दिख रहा है कि लाखों करोड़ों की तादाद में डेली लोग चल रहे हैं, तो उनको मजबूरन कुछ ना कुछ बोलना पड़ा उस चीज को लेके। पहले तो उन्होंने ब्लेम गेम शुरू कर दिया कि नहीं ये इनका प्रॉब्लम है, स्टेट का प्रॉब्लम है। लेकिन जब पता चल रहा है कि नहीं ये मुद्दा डेली रहेगा, न्यूज मीडिया ने लगा दिया है, तो फिर बात कर देती है। तो लेकिन जैसे ही कोई मुद्दा आता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो सरकार अपना वो बचाव पक्ष के लिए ये सारी चीजें करती रहती है, और जेएनयू उस तरीके से दोनों चीज स्पेस ऑफर करता है। तो वो जेएनयू के दोनों बोलते हैं ना कि इट्स दुधारी दो दो दोनों साइड से तलवार को धार है, उस तरीके से कि स्टूडेंट का जरूरी भी है क्योंकि वो अच्छे मुद्दे रखती है। तो कन्हैया कुमार ने कुछ मुद्दे इंपॉर्टेंट रखे, लेकिन कन्हैया कुमार ने ही कास्ट के जो मुद्दे इंपॉर्टेंट आ रहे थे वो उन्होंने भी उस चीज को गायब कर दिया। स्टूडेंट के मुद्दे उन्होंने रखे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रूलिंग पार्टी का क्रिटिसिज्म किया। लेकिन उसी साथ में जो मुद्दे चल रहे थे, वो सारे मुद्दे उन्होंने भी अपना पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने उस चीज को साइड लाइन कर दिया। तो वो एक पॉलिटिक्स का है। और इनफैक्ट साथ में मैं डेफिनेटली याद दिलाना चाहूंगा जो लिसनर्स होंगे इसके, कि जेएनयू में जो हुआ, पुलिस की जो एक्शंस हुई, वो बहुत ही गलत हुई। लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में आप उसी मूवमेंट के अराउंड, जो रोहित वेमुला मूवमेंट एजिटेशन चल रहा है, पुलिस की ब्रूटैलिटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं। मतलब जिस बुरी तरह से जो हैदराबाद के स्टूडेंट्स को पीटा गया था, जो एजिटेशन कर रहे थे, उसका कोई कंपैरिजन है। मतलब जिस बुरी तरह से उनकी मैन हैंडलिंग की, उनको वैन में बिठाया गया और पूरी जो कार्रवाई चली, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है जेएनयू के साथ। और मतलब जो जेएनयू में हुआ वो गलत ही हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये पर्सपेक्टिव ने देखना चाहिए कि कोई भी चीज आगे क्यों ढकेली जाती है। और फिर जैसे हुआ कि एनडीटीवी से लेकर के जो भी मीडिया है, उनके लिए बहुत बढ़िया था कि हाँ हम राष्ट्रवाद पे चर्चा करेंगे कि कौन सच्चा राष्ट्रवादी है। और उस चक्कर में जो सच एक जो एवरीडे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, तो वो साइड में हट गई। अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ना किसी को कोई कमिटमेंट देने की जरूरत है, ना कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है उस तरीके से आपको। तो वो चीजों को मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस तरीके से जो ऑल्टरनेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव मीडिया के साथ ही कहीं ना कहीं खेलते रहते हैं, और वो अलग तरीके से आपको सोचने पे मजबूर नहीं करती फिलहाल। बहुत बढ़िया सम अप करा आपने। और ये बड़ा मतलब दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट आल्सो, क्योंकि इससे पता चलता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है देश के लिए, और किस तरीके से स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैन चेंज, हैव द पोटेंशियल टू चेंज फॉर्च्यून्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज फॉर गुड एंड फॉर बैड। लास्ट क्वेश्चन सुमित, एंड आई थिंक इट्स, तब हम 2 घंटे से चर्चा कर रहे हैं तकरीबन, तो ये मैं जो कंक्लूड करूंगा कि सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट, सीए का बिल 6 दिसंबर को आता है संसद में, और मेरे ख्याल से कुछ ही दिन में वो पास हो जाता है। 12 दिसंबर तक तो वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका रहता है लोकसभा राज्यसभा में, बट मेन स्ट्रीम में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और हम देखते हैं कि 13 दिसंबर को जामिया में पुलिस ब्रूटैलिटी होती है, पुलिस घुसती है वहां पे और बुरी तरह उन स्टूडेंट्स को पीटती है। उसके बाद जो पूरा मूवमेंट है वो, दैट आई थिंक दैट इज द टिपिंग पॉइंट ऑफ दैट जामिया इंसिडेंट। एंड सडनली हम देखते हैं कि 48 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 80 से 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोटेस्ट हो जाते हैं, मल्टीपल कॉल्स आ जाती है, और उसी के कुछ दिन के अंदर शाहीन बाग बन जाता है। तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी हाई मोमेंट। और इट्स इंटरेस्टिंग बात है कि आपको शायद याद होगा कि माय पॉडकास्ट इज आल्सो एन आउटकम ऑफ द सिटीजनशिप मूवमेंट। अच्छा, तो इट्स सो यस, सो इट स्टार्टेड बिकॉज मैं शाहीन बाग जाता था और मुझे लगता था कि हमको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे हम अलग अलग विषयों में और बड़ी खुल के चर्चा कर सके। तो सो एंड this is what CA-NRC movement was. So what do you think and how do you think इसने ये देश की राजनीति में परिवर्तन लाने वाला है या ला रहा है? नहीं, छात्र राजनीति है या छात्र आंदोलन या युवा आंदोलन उसको कहें अलग तरीके से,
ये हमेशा से ही जो मतलब ऑफ कोर्स जो कंजर्वेटिव है वो उतने बदलाव में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन छात्र आंदोलन ने जरूर ही जो उस समय के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसको जरूर उठाया है। तो आज की तारीख में सबसे अगर इम्पोर्टेंट सीए एनआरसी का मुद्दा आ रहा है, तो मैं उस तरीके से सरप्राइज बिल्कुल नहीं हूँ कि इन्होंने इस मुद्दे को भी छात्रों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको उठाया है। और जैसे मैंने आपको कहा था अभी शुरुआत में कि जो युवा होता है या जो छात्र होता है, वो काफी डिससेटिस्फाइड होता है पूरे सिस्टम से, कि उसको हमेशा एक बदलाव चाहिए होता है और वो उस बदलाव के लिए हमेशा अपनी एक एनर्जी लगा रहा होता है कि नहीं, हमको उस बदलाव के लिए कुछ करना है। और एनर्जी होती है काफी, मतलब फिजिकल भी एनर्जी होती है और एक मेंटल एनर्जी होती है, और वो एक पूरा एक जोश होता है छात्रों के साथ। तो वो बहुत जरूरी होता है, और इसी से जो रूलिंग पार्टी होती है, कोई भी रूलिंग पार्टी, वो इसी पूरे जज्बे से डर जाती है कि बस उनको ये छात्र नहीं चाहिए कि ये इस तरीके से। और यूनिवर्सिटी में क्या फायदा हो जाता है कि स्टूडेंट इकट्ठा होने की वजह से वो ऑर्गेनाइज होना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए प्रोटेस्ट बहुत अच्छी तरीके से, यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट उसके साइड बन जाती है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग देश में बहुत अच्छे से उसका विरोध कर रही है, लेकिन जो छात्र होता है, पर्टिकुलरली जो बड़ा युवा वर्ग है, वो करने से बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो एक साथ आते हैं और उसके वजह से फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इस विषय पे ध्यान देना पड़ जाता है। क्योंकि वो कभी कभी होता है कि, और ये इतिहास में रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर इस मुद्दे की बात नहीं है, कि छात्र आंदोलन कभी कभी थोड़े से वायलेंट भी हो जाते हैं। क्योंकि जब एक आध आंदोलन होता है, जब सरकार नहीं मानती है आपकी बातों को लेकर के, तो कई बार करती है। और इवन रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी आप देखेंगे तो काफी उस वायलेंस हुआ ही था। 90 में वायलेंस हुआ है, जलाई गई थी चीजें। 2006 में भी लोग रास्ते पे उतर आए थे। तो प्रोटेस्ट करना ये तो डेमोक्रेसी में, लिबरल डेमोक्रेसी में तो मिनिमम राइट है कि आप अगर किसी एक चीज पे आपको सहमति नहीं है तो आप आ सकते हो। अब भले वो जो डेमोक्रेसी के कंपल्सन है उसमें आपकी बात मानी जाए नहीं मानी जाए वो अलग बात है, लेकिन युवा हमेशा इतिहास में रहा है कि अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर युवाओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इस मुद्दे पे अपनी एक राय रखी है। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज है फ्यूचर। Dr. Sumit Maskar, on that note, thank you so much for coming on Lights Camera Azadi. बहुत मजा आया, क्या शानदार conversation थी. So much filled of different perspective, nuance. I could have easily taken another hour of you, but I did not wanted to waste your time. But thank you so much for coming on the show. It was a pleasure. Thank you, Andit, for having me here, and yeah, I look forward to listening to your podcast. Yeah, thank you. Thank you, sir. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, एंड वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस सीज़न. इसके बाद सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर सीज़न 2. आई एम वेरी वेरी कीन टू नो योर फीडबैक्स. तो अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, कुछ सजेशंस हैं आपके, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी. एंड या, यू कैन रीच मी ऑन ट्विटर, email, or anything else. You can subscribe to us on YouTube, Instagram, Facebook. We are everywhere. Thank you so much for tuning in. Hope you have a great weekend. Stay home, stay safe. Dhanyawad. Jai Hind.